ओके सर, स्टार्ट करते हैं। तो कल लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो हमारा चल रहा था टर्नरी ऑपरेटर का। और टर्नरी ऑपरेटर कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिंपल। अगर आप लोगों ने एफएल्स पढ़ा हुआ था तो ये बिल्कुल सिमिलर एफएल्स की तरह ही है, बस एक ही शॉर्टर सिंटैक्स आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और ये मोस्टली हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास वन लाइनर कोड होता है। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि मैं एज के अंदर, अगर मैं इसको कल पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से। कॉस्ट इज एडल्ट और इसको कमेंट कर देता हूँ मेरे ख्याल से। और इस एडल्ट को मैं लॉक करवा देता हूँ और आई थिंक इसको भी लॉक करवा लेते हैं। और यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं अंडरस्कोर एडल्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं और मैं अपने फाइल पे जाकर चेक करते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारा एरर आया है, वाई। आई थिंक ये कल वाला ही कनेक्टेड हुआ पड़ा है। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, कोड को मैं कट करता हूँ, सेव कॉपी एंड एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। लॉस 25 यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके अलावा हमारा कुछ टॉपिक पिछली क्लास का भी रहता था और वो टॉपिक हमारा था यहाँ पर नल्जिंग कलेक्ट। ओके, मैं इसको फाइल को लिंक करवा लेता हूँ। फाइल ओपन हो जाए और देन हम एक कोड, प्रीवियस कोड पुश भी कर देते हैं गेट पर, जो कि पुश नहीं किया हुआ। वाह, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कुछ कमांड चला लेते हैं। गेट स्टेटस, हमारी फाइल को फिर चेक करने के लिए। तो वहाँ पर से दो फाइल्स हैं, तीन फाइल्स हैं, 12, 13 और द सन। और इससे पहले, अच्छा ठीक है, तो हम ये काम कर लेते हैं। हम लोग सिंपल लिखते हैं गेट ऐड डॉट, हम सारी फाइल्स को स्टेजिंग में लेके जाना चाह रहे हैं। देन हम गेट कमेंट लिखेंगे -m और यहाँ हम कमेंट कुछ कर देते हैं क्लास 23, 24 एंड 24 तक है ये, 25 कर देंगे ऑफ जेस क्लास 11 ऑफ जेस। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर कमेंट होगा, यहाँ चला भी गया। अब हम करते हैं गेट पुश ओरिजिन। और ओरिजिन हमारे क्यों, मुझे बताएगा ओरिजिन में नाम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? एनीवन फाइनली को मुझे बताया कि मैं ओरिजिन में नाम क्या लिखूंगा? आर्य, सब सोती कौन बैठी हुई यहाँ पर? सिंपल, हम ओरिजिन में अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो मेरी ब्रांच यहाँ पे मेन थी, तो मैंने मेन का नाम यहाँ पे लिख दिया है। दैट्स इट, हमारा कोड चला गया है। और अब हम आया तो अपने कोड को वापस।
तो इसमें हमारे पास लाइन नंबर 14 में, ये लाइन नंबर 14 के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं यहाँ पर इस एडल्ट जो है वो फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, और इसको मैं ऊपर इसको भी लॉक करवाता हूँ, इस एडल्ट ये वाले को तो मैं ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर इस एडल्ट ये वाले लिख देते हैं और इसमें मैं इसका प्रीफिक्स भी डाल देता हूँ। और सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं ये काम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को दोनों लाइन के अंदर फॉल्स फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स फॉल्स क्यों मिल रहा है कि पहले मैंने बोला यहाँ पर कि एज में एक वेरिएबल, एज वेरिएबल में हमने 15 असाइन कर लिया, देन उसके बाद मैं चेक करवा रहा हूँ कि एज अगर मेरी ग्रेटर देन 18 है तो इस रिजल्ट में ट्रू चला जाए, सेट हो जाए, अदरवाइज फॉल्स सेट हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि एज कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो जिसकी वजह से ये एल्स ब्लॉक में आ रहा है, और एल्स ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे फॉल्स सेट हो रहा है और हम जो ब्लॉक करवा रहे हैं तो हमें इस रिजल्ट के अंदर फॉल्स मिल रहा है। ऑल्दो के बाहर जब मैंने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया था वहाँ मैंने कोई भी इसमें वैल्यू असाइन नहीं की थी ट्रू या फॉल्स की, तो ये कंडीशनली अंदर यहाँ पर आया और इसमें आने के बाद इसने लॉक करवा दिया बाहर निकल कर। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, पहले आपकी कंडीशन आती है, कंडीशन यहाँ पे जितनी मर्जी आप कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप और ऑपरेटर के साथ लिखते हो या फिर कुछ भी इस तरह करते हो तो सेम सारी की सारी कंडीशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो इस जगह पर। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी एक वैल्यू आती है, कोई भी आप जो भी काम आप यहाँ पे करना चाह रहे थे आप इधर भी कर सकते हो वो काम। ठीक है, और देन एल्स ब्लॉक तो हमारे पास कहाँ पे आता है, कॉलन के बाद। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आपके कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20 असाइन करा देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको दोनों लॉक के अंदर ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका एज 20 जो है ग्रेटर देन 18 है, बिल्कुल ठीक है 18 है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, रिजल्ट में ट्रू सेट हो जाएगा और आपको रिजल्ट में ट्रू मिल जाएगा। सेम गोज यहाँ ऊपर भी। ठीक है, अब अगर मैं सेव करता हूँ हम आंसर देखते हैं तो हमें देखें यहाँ पे दोनों जगह पर ट्रू मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल टर्नरी ऑपरेटर ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर में एक और अगर हम देखें तो इसमें ये भी है कि वैसे हम रिकमेंड नहीं कर रहे होते कि हम नेस्टेड एल्स इफ को हम लोग या इफ एल्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में यूज़ करें, बट हम फिर भी कर सकते हैं अगर हमें कहीं नीड पड़ रही है तो। वो किस तरह, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, देन हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं इसमें इफ एल्स करता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज लेस देन अगर 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेट हो, ट्रू सेट हो, ट्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में कब आएगा, जब हमारे पास एज ग्रेटर देन या तो 18 हो। ठीक है, तो इसके अंदर तो आ गया, जिस तरह हमारे केस में भी यहाँ पे 20 है तो इसके इस वाले इसके बॉडी के अंदर तो यहाँ पे तो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस वाली बॉडी के अंदर लेके जाना है तो ये कंडीशन चेक करते हैं कि ट्रू होगी या नहीं होगी। तो हमारी एज 20 है, 20 लेस देन इक्वल टू 50 है, बिल्कुल ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ये इस वाली कंडीशन के अंदर भी आ जाएगा। और इस वाली कंडीशन में आकर मैं सिंपल अगर नहीं होती है तो मैं इधर लिख देता हूँ, नल कर देते फिलहाल। ठीक है, तो ये हमने कोई नेस्टेड वो एक तरह से इफ एल्स बना लिया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे, इस एग्जांपल को मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल सी। अब हमारे पास इसमें ये चीज़ हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले हमारे पास ये वाला इफ ब्लॉक आया। ठीक है, ये येलो जिसकी कर्ली ब्रेसेस है और ये एल्स ब्लॉक आ गया, तो हमने इतनी चीज़ इम्प्लीमेंट करी हुई यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कुछ ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब ये इफ ब्लॉक जो है वो किस इफ ब्लॉक के अंदर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, इस इफ ब्लॉक के अंदर फिर इफ एल्स ब्लॉक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन के बाद नहीं, ये चीज़ तो हम कंडीशन के बाद जाएंगे, ये कंडीशन और यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पर जाके हम दोबारा से कंडीशन लिखेंगे। कौन सी कंडीशन, सेम हम ये कंडीशन कॉपी कर लेते हैं, एज लेस देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे आके दोबारा से मैं ये, क्योंकि हमारे पास जब भी इफ एल्स आता है तो हमारे पास कॉलन और ये सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैं क्या सेट कर दूंगा, ट्रू, क्योंकि आपको पता है इस कंडीशन को जैसे ट्रू होगी
उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद वाले पार्ट आपका कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है, मतलब इफ वाला ये ब्लॉक आ गया, ठीक है इतना। अब ऐसे वाले ब्लॉक में हमें क्या करना है, इस एलिमेंट नल सेट करना है, तो सिंपल हम यहाँ पे आके नल सेट कर देंगे, ठीक है। और बाकी ये जो आपके ये देखें ये वाला पार्ट जो था दिस वन, ये पार्ट हमने इस कंडीशन की जगह पर लिखा, ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले हमारे पास इधर टू यहाँ पे लिखा हुआ था इस जगह पर, तो वो हमने रिमूव किया और उसकी जगह पे हमने ये चीज़ लेके आए थे ना, तो सेम यहाँ पे हमने इधर जो ट्रू लिखा हुआ था उसको हमने रिमूव किया और रिमूव करके उसकी जगह पर हम ये वाला कोड लेकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा कंडीशन चेक करवा रहा हूँ कि एज जो है लेस देन 50 हो तो ही ट्रू आए, अदरवाइज नल आ जाए, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सॉरी फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमें लॉग के अंदर क्या चीज़ मिल रही है, लॉग, और यहाँ पे मैं इधर को भी लॉग करवा लेता हूँ। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस एडल्ट में तो हमें ट्रू ही मिल रहा है। क्यों ट्रू मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, एज ग्रेटर देन 18 भी है, और फिर हमारे पास अगर हम इस कंडीशन ट्रू हो गई, हम इस वाले क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो सेक्शन है हम उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब इस वाली चीज़ को हम देखेंगे। अब ये जो कॉलम के बाद वाली चीज़ को तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे आके हमने दोबारा कंडीशन चेक की कि एज लेस देन इक्वल टू 50 है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो गया। तो हम क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज़ में जाएंगे यहाँ पर, और ये चीज़ हमारी ये जो वैल्यू है वो हमारे इस रिजल्ट में आके सेव हो गई, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए आपको रिजल्ट में दोनों जगह पर ट्रू मिल रहा है। अब अगर मैं काम कर लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नल चाहिए वैल्यू, तो नल किस तरह बन सकती है, अगर तो मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 18 हो, ठीक है, बट लेस देन 50 ना हो, लेस देन इक्वल टू 50 ना हो, मतलब कि ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन 50 हो, लेस देन, तो इसमें कर सकते हैं सिंपल सा 60 हम स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि 60 जो है आपका वो आपका 18 से बड़ा भी है और 50 से छोटा भी नहीं है, ठीक है, 50 से छोटा भी नहीं है और ना इक्वल टू 50 है। तो हमारी ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी, हमारा सिंपल इस वाले एस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है, और हमें यहाँ पे नल मिल जाएगा दोनों जगहों पे। तो इसको मैं सेव करवाता हूँ और देखते हैं हमें क्या नल मिल रहा है दोनों जगहों पे। तो ये देखिए आपको दोनों जगहों पर नल मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली डिस्कस कर ले। एनीवन, आप लोग नींद में हैं क्या अभी तक? माज, दानियाल, साजिद, सैफ, हारिस, आयशा। नो नहीं, सर। क्लियर है बिल्कुल। ओके, नाम ले लेके बुलाना पड़ता बच्चों की तरह। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं आखिरी हमारा टॉपिक जो था कल जो रह गया था हमारा, वो नलिशिंग कलेक्सिंग का था, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, अगर हम इसको देखें तो मैं कल वाले हमारे जो स्लाइड थे उसी को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। स्लाइड तो नहीं बोलेंगे, आई थिंक यहाँ पर हमें साजिद ने मेंशन किया था दिस, इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पर नलिशिंग कलेक्सिंग की एग्जांपल हमें अच्छी मिल जाएगी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे बूलियन कास्टिंग वगैरह, ठीक है, नलिशिंग कलेक्सिंग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर रिटर्न इज राइट हैंड साइड व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड इज नल और अनडिफाइंड। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, एक ये आपके पास डबल क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर है और एक डबल पाइप वाला ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर ने सिंपली बोला भी तो फिलहाल, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न से राइट हैंड साइड व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड इज नल और अनडिफाइंड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, ये देखें, ये आपको अगर ये क्वेश्चन मार्क में देख रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास आईडी वाली, ठीक है, और राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है अननोन वाली, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न से राइट हैंड साइड कब रिटर्न करेगा, जब when its left hand side operand is null or undefined, जब इसके लेफ्ट हैंड साइड आईडी या तो नल हो या फिर अनडिफाइन हो, आईडी का कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या तो वो नल हो या अनडिफाइन हो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी कहाँ पर, इस वैल्यू के अंदर, यूजर डॉट आई डी के अंदर, ठीक है। इसको मैं अगर और डिटेल में बताना चाहूँ, अगर वहाँ पर पहले ये चीज़ नहीं होती, ये ऑपरेटर नहीं होता, तो हमारा काम कुछ इस तरह से ऊपर जो ओल्डर वे है उसमें देखा हमारा काम कितना लंबा हो रहा था। हमें पहले चेक करना पड़ा था कि हमारे पास जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू नल है या नॉट इक्वल टू अनडिफाइन है, देन हम जाके उसमें आईडी स्टोर करवा सकते हैं, अदरवाइज हम
अननोन स्टोर करवा रहे थे, मतलब हम इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो हम लोग कंडीशन चेक करवा रहे हैं कि या तो दोनों कंडीशन चेक करा रहे हैं, अगर तो नल भी हो या फिर अनडिफाइंड भी हो। यहाँ पे एंड ऑपरेटर तो नहीं आना चाहिए, एट अ टाइम एक ही चीज़ हो सकती थी, या तो नल हो सकता था या फिर अनडिफाइंड हो सकता, क्योंकि एक ही वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं ना आईडी के अंदर। अब एक एट अ टाइम या तो नल ही हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ एंड ऑपरेटर आई थिंक गलत ही लगाया यहाँ पर, ये डबल एंड ऑपरेटर, ये यहाँ पर और ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही टाइप की वैल्यू, एक ही तरह का डेटा टाइप स्टोर हो सकती है ना। तो अगर तो यहाँ पे कोई अलग से एक वेरिएबल होता तो समझ में आती कि एंड ऑपरेटर लगाया हुआ था, बट खैर। तो यहाँ पर दो कंडीशन चेक करवाई कि नल हो या फिर अनडिफाइंड हो, तो दोनों सिनेरियो के अंदर हम आईडी स्टोर करवा देंगे, ठीक है, अदरवाइज हम अननोन स्टोर करवा देंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, लेट मैं लेट कर लेते हैं यहाँ पर, और लेट के कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं एज कर लेते हैं, ठीक है। और एज में मैं अभी कुछ स्टोर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एज में मैंने अभी तक कुछ स्टोर नहीं करवाया, सिर्फ मैंने एज को इनिशियलाइज करवाया है। एज मेरे खास ऊपर भी कहीं बना हुआ है जिसकी वजह से एरर थ्रू कर रहा है, ये रहा एज। तो मैं काम करता हूँ, वाले कोड को सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं आता हूँ और लॉग करवा के आपको पहले चेक करवा देता हूँ, कंट्रोलर लॉग। और सिंपल सी बात है, कोई मुझे बताएगा मुझे एज में क्या मिलेगा? हरी अप, एनीवन? आप लोग एक दो दिन तक सही रहे हो, फिर आपका वही हाल है। ठीक है, ये देखिए आपको अनडिफाइंड मिला। अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है, बट इसमें कोई वेरिएबल वैल्यू असाइन नहीं करवाई है। तो सिंपल आप बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो है आपके वेरिएबल्स के अंदर अनडिफाइंड जो है वो स्टोर करवाता है, ठीक है। तो हमें अनडिफाइंड मिल गया यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे या तो हम एक कंडीशन भी लगा सकते थे टर्मिनल ऑपरेटर के थ्रू, अगर तो एज क्या हो, जैसा वहाँ पे हमने देखा भी था, इक्वल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू नल हो या अनडिफाइन हो, तो एज में सेट करवा दो क्या, 18। अदरवाइज अगर एज के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एज हमें यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, मैंने बोला, और इसको मैं किसमें स्टोर भी किसमें करवाऊंगा, इसमें एज वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि वो वैल्यू यहाँ पे असाइन तो हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि एज या तो नल हो या फिर अनडिफाइन हो, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियो के अंदर अगर कोई भी कंडीशन में ट्रू हो जाती तो एज में क्या मिल जाए, हमें 18 मिल जाए। अदरवाइज अगर एज में कोई ना कोई वैल्यू है तो सिंपल हमें जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी एज के अंदर, ठीक है। अब मैं सेव करता तो आप बताएं मुझे क्या मिलेगा, सिंपल 18 मिल जाएगा, ये 18 मिल गया। बट अगर मैं यहाँ पर आकर एज में कोई वैल्यू असाइन करवा देता, मैं बोल देता 40, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलता, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे 40 मिल जाता अपने वेरिएबल के अंदर एज वाले में जो लॉक करवाया। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखिए आपको 40 मिल गया, ठीक है। अब ये किस तरह हुआ, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक कराई, अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई क्योंकि एज 40 नल के इक्वल नहीं है और ना ही एज अनडिफाइंड है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आपको पता है जब ये आपको पूरा का पूरा एक इफ जो है तो ये इसकी कंडीशन ही ना, जब ये पूरी की पूरी इफ की कंडीशन ओवरऑल आपकी फॉल्स हो गई, आपका ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होता, आपका कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अब एज में क्या पड़ा हुआ था, 40 पड़ा हुआ था, तो इसने वही 40 जो यहाँ पे आया था एज में, वो इसने दोबारा एज के साथ साइन करवा दिया 40, तो आपको एज में 40 मिल गया। अब यही काम थोड़ा सा हम शॉर्टर वे में करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, सेम ऊपर वाली चीज हम शॉर्टर वे में इस तरह कर सकते हैं कि मैं लिखूं एज डबल क्वेश्चन मार्क देन 80 लिख दूं, 18 ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ अगर मैं दोबारा इसको लॉक करवाता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें आपको अभी भी 40 मिल रहा होगा, ये देखें 40 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है 40। और अगर मैं इसके अंदर इसको इसको दोबारा से एक काम करता हूँ, यहाँ पर कमेंट करता हूँ, अब यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, अब आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, देख लें यहाँ पर ये 18 मिल गया, ठीक है। अभी किस तरह वर्क कर रहा है, इस डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई अगर तो क्वेश्चन मार्क की पहले जो है, पहले का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके पास वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो या नल हो, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, अनडिफाइन। अगर यहाँ पे नल हो या अनडिफाइन हो, मतलब सिंपल सा ये है, अगर डबल क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर यहाँ पे नल हो या क्या हो, अनडिफाइन हो, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू जो है, वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न कर देगा और वो हमारे एज वाले वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। तो एज में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 18, क्यों मिल रहा है वो आपको दिखा भी दिया, ये देखें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एज में
एज की वेरिएबल हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। या फिर यहाँ पे नल भी हो तब भी ये सीन होगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ हम एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट का मतलब आप स्पेशली अलग से खुद से दे रहे हो मैनुअली। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप देखो मैंने एज के अंदर क्या सेट कर दी, नल सेट करवा दिया। अब भी देखना, अब भी आपको क्या मिलेगा, 18 ही मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ स्टोर अलग से करवाता हूँ, मैं करता हूँ 60, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको 60 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 60 आ गया, क्यों? क्योंकि अब जो है आपकी ना ही वैल्यू अनडिफाइन है यहाँ पर एज के अंदर, ना ही नल है। तो जब ना ही नल हो ना ही अनडिफाइन हो, तो आप क्वेश्चन मार्क के जो डबल क्वेश्चन मार्क है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है आपके यहाँ पे साइन हो जाती है। तो एज में अब 60 पड़ा हो तो 60 यहाँ पे साइन हो गया। किसी को यहाँ से कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। हरी अप, एनीवन, काइंडली तो नो जल्दी सर। रिस्पॉन्स करें इसे वरना दोबारा फिर। रिपीट कर दें प्लीज। ओके, देखिए ऊपर वाला ये केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जब सिनेरियो था कि जब मैं चेक करवा रहा था कि मेरे पास वैल्यू या तो नल हो या फिर अनडिफाइन हो, तो उन दोनों केसेस के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे थे अपने वेरिएबल के अंदर, हम एज वाले वेरिएबल के अंदर हम 18 को स्टोर करवा रहे थे, ऐसा ही है। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो भी एज के अंदर एक्चुअल वैल्यू हो वो सीधा हम उसके अंदर स्टोर करवा रहे थे, ठीक है। तो यही सेम काम हम शॉर्टर वे से कर रहे हैं इस नलिशिंग कोलैप्सिंग की वजह से, मदद से, ठीक है। अब एनर्जी को लफ्ज़ क्या बोलता है कि भाई अगर तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी, अगर आपका वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप एक काम करवा रहे हो, जिसके साथ भी आप एक काम करवा रहे हो, ठीक है, अगर तो उसके अंदर आपकी वैल्यू जो है नल हो या अनडिफाइन हो। अब आपको पता है कि जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हो तो आपका वेरिएबल में वैल्यू जो आ रही होती है, मैं आपको लॉग करके दिखाता हूँ यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर दो एज, और यहाँ मैं इसका प्रीफिक्स पे डाल दूँ ताकि नीचे वाले एज में ऊपर वाले एज में लॉग में डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें आपको अनडिफाइन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अब यहाँ पर जब अनडिफाइन मिल रहा है तो ये क्या बोलता है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू अनडिफाइन हो या नल हो, ठीक है, तो आप इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन कराओगे, क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और अगर अब देखिए यहाँ पर 18 हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये देखिए 18 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल था या अनडिफाइन, तो हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइन था, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन हो गई, ठीक है। इसको सिंपल इस तरह समझ लें, अगर आपके पास फॉल्स की वैल्यू हो, फॉल्स की वैल्यू में दो फॉल्स की वैल्यू, या नल हो या अनडिफाइन हो, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपके पास आप एक फॉल बैक वैल्यू रख देते हो। फॉल बैक वैल्यू का मतलब अगर ये आपकी वैल्यू नहीं है ट्रूथ की वैल्यू, मतलब नल और अनडिफाइन के अलावा कुछ नल या अनडिफाइन है, तो आप उसके अंदर ये अपनी एक फॉल बैक वैल्यू रख देते हो, ठीक है। जैसे हम फॉल बैक फॉन्ट रखते थे, इस तरह हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो आप ये एक उसके, अच्छा, इसमें अगर हम नल और अनडिफाइंड की जगह कोई भी वैल्यू असाइन कर देते, कोई एज असाइन कर देते हैं, तो हमें ये सब करने की जरूरत तो नहीं है ना फिर तो। नहीं है, बट वही बात है कि हम ये काम कब करें, अभी तो हम यहाँ पे खुद से ये काम करें ना, बट हमें कहीं ईपे के रिस्पॉन्स से कुछ इस तरह की चीज़ मिल रही है जब हम श्योर नहीं है, जब हमारे हैंड में कोई चीज़ है ही नहीं, हमें बैकएंड से डेटाबेस से कोई वैल्यू इस तरह की मिली जो डेटाबेस में स्टोर ही नल हुई है, कुछ अनडिफाइंड हुई है, तब तो हम उस पर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ना। या तो हम यूजर को नल या अनडिफाइंड दिखाएं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, या हम कोई फॉलोबैक वैल्यू रख दें कि भाई 18 या कुछ इस तरह के सिंपल, या फिर हम कुछ इस तरह की चीज़ रख दें कि एज इज़ नॉट डिफाइंड, ताकि यूजर को ये मिल एक तरह से अलर्ट हो जाए, या फिर उसको एक तरह से कुछ पता चल जाए कि यार यहाँ पे वैल्यूज की असाइन ही नहीं की हुई थी, कुछ तरह का मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एज के अंदर हमारे पास अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब अनडिफाइंड था, तो हमारे पास 18 मिल रहा है हमें, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर एज में कुछ वैल्यू असाइन करवा देता हूँ, तो आप देखिएगा आपको 18 जो एक्चुअल वैल्यू वही मिल रही है यहाँ पर, ये देखें 40 मिल गई, क्यों? क्योंकि एज के अंदर आपको 40 मिल रहा है। अब 40 ना ही नल है ना ही अनडिफाइन है, तो जब ये वाली आपकी ट्रूथ की वैल्यू होगी, अगर तो ट्रूथ की वैल्यू नहीं है, मतलब अनडिफाइन या नल है, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू वेरिएबल में असाइन होगी। अगर ये खुद ही ट्रूथ की वैल्यू है तो फिर इसको दिखेगा ही नहीं, और जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो सिंपल इसमें असाइन हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और भी इससे मिलता जुलता ऑपरेटर आता जी है, जी, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब इसी से मिलता जुलता एक और ऑपरेटर भी आता है, ठीक है। आपको पता है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था आपके पास फॉल्स की वैल्यूज नल और अनडिफाइंड के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। कोई मुझे बताएगा जिनसे कौन कौन सी अनडिफाइंड फॉल्स की वैल्यूज, कोई एक दो वैल्यू और बता दे मुझे, हरी अप। अगर इसका रिप्लाई नहीं है मैं क्लास यहीं पे ऐड कर दूंगा, टू बी ऑनेस्ट। दोबारा पूछिएगा, आपने क्या पूछा अली? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ क्लासेस पहले, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फॉल्स की वैल्यू है, ठीक है, कुछ ट्रूथ की वैल्यू है। तो फॉल्स की वैल्यू मैंने दो तो यहाँ पे बता दी, एक तो नल और अनडिफाइंड। अब नल और अनडिफाइंड के अलावा और कौन कौन सी फॉल्स की वैल्यूज है, कोई एक या दो मुझे और बता दें। हारिस, मास, सैफ, फैजान, साजिद भाई,
और मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूँगा इससे आगे, इतना आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम आगे वाली चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पिछली चीज़ें हमें पता ही कुछ नहीं है किसी को, तो फ़ायदा कुछ नहीं है सारा पढ़ने का। अभी तो आप लोग क्विज़ का कुछ ले नहीं रहा हूँ, अगर वो लेने लग गया फिर तो मुझे लग रहा है कि आप में से कोई 100 डालो किसी का 10 भी ना आए फिर तो, जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के। वाह, स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग रहे हैं मेरे ख्याल से, माँ गायब। बूलियन नंबर, नहीं, हाँ सैफ, बूलियन नंबर तो ट्रूथ ही वैल्यूज है ना, बूलियन नंबर नहीं होते, बूलियन आपकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, नंबर कभी भी बूलियन नहीं होंगे। एन ए एन फॉल्स की वैल्यू अनडिफाइन, अनडिफाइन में बता चुका था, बूलियन अलग है। ठीक है, ओके। किसी ने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स बोलता है, ये देखो ये फॉल्स आ गया सिंपल सा। तो ये देखिए आपके पास दो तीन एग्जाम्पल आ गई हैं, आप लोग बच गए। मैंने यहाँ पे बताया भी था, मैं क्लास में दिखा भी देता हूँ आप लोग, यहीं पे स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने ये बताया था फॉल्स की वैल्यूज का, ट्रूथ और फॉल्स की वैल्यूज। ये देखिए, नहीं बल्कि ये नहीं है, आई थिंक तो यहाँ पर है, ट्रूथ वर्सेस फॉल्स की वैल्यूज, कहाँ चले भाई। कंट्रोल शिफ्ट है फॉल्स की, ये देखें, ये थर्ड क्लास के लिए, ये देखें फॉल्स की वैल्यू, ये आपको जीरो है, अनडिफाइन है, नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, फॉल्स है, एन है, ठीक है। तो ये नल और अनडिफाइन तो हो गया था। अब यहाँ पर जो आपके पास अगला ऑपरेटर है जो कि डबल पाइप वाला सिंबल है आपके पास, वो भी सेम यही काम कर रहा होता है, बट ठीक है वो बाकी सब वैल्यूज के लिए भी कर रहा होता है। किस तरह से देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि एक और फॉल्सी वैल्यू है, उसको मैं सिंपल इसके साथ करके देखता हूँ, ठीक है, तब देखते हैं क्या आता है। मतलब इन्होंने तो ये बोलता है ना नल और अनडिफाइन के अलावा कोई चीज़ हो, अब मैं नल और अनडिफाइन के अलावा मैंने कुछ कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, मतलब इसने प्रॉपर वर्क ही नहीं किया। तो ये वर्क कब करेगा, या मैं यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, कोई और फॉल्स की वैल्यू डाल देता हूँ, तब भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब फॉल्स फॉल्स लिख देगा यहाँ पर, मतलब हमारे एक्सपेक्टेड जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह वर्क नहीं कर रहा। या फिर मैं कोई और कर देता हूँ, एन एन कर देता हूँ, जो कि हम वैसे स्टोर नहीं करवा रहे होते हैं। ये देखें, मतलब कि ये सिर्फ आपको कहाँ कहाँ वर्क करेगा, ये हमारा सिर्फ नल और अनडिफाइन के साथ वर्क करता है, बाकी जितनी भी फॉल्स की वैल्यू उनके साथ ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऐसा ही है जिस तरह आप लोगों ने देख भी लिया यहाँ पर, मैं 40 लिख देता हूँ दोबारा से, तो अब तो 40 मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली अलग से नल डिफाइन असाइन कर देता हूँ, तो अब आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पर 18 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 18 मिल गया, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये सिर्फ नल और अनडिफाइन के साथ ही वर्क करता है, बाकी जितनी भी हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज है उनके साथ ये वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको और मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ और नीचे आकर मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू एज, और मैं डबल पाइप लगाता हूँ यहाँ पर, जो कि आपके पास आपकी इंटर की के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, मैं एक काम करता हूँ टॉगल स्क्रीन का मोड ऑन कर लेते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप सिंपल ये पाइप वाला सिंपल, ये फॉरवर्ड स्लैश वाला सिंपल प्रेस करेंगे तो आपको ये इस तरह का पाइप बन जाएगा। मैं दो दफ़ा ये पाइप लगाऊंगा और देन अगेन सिंपल यहाँ पर मैं 18 असाइन कर देता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, मैं 18 रख रहा हूँ यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें 18 आ गया, ठीक है, मतलब नल के साथ भी सही वर्क कर रहा है। और अगर मैं कुछ खुद से अलग से खुद से अनडिफाइंड स्टोर करवाता हूँ तब भी देख लेते हैं, तब भी 18 कर रहा है। मैं अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करवा देता हूँ, ये भी हमारी एक फॉल्सी वैल्यू है ना, तब भी 18 करवा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। जबकि हमारे नल से डबल और क्वेश्चन मार्क के सिचुएशन में हमारे पास ये नहीं हो रहा था इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो स्टोर करवाता हूँ जो कि अगेन फॉल्स की वैल्यू है, ठीक है, अगेन देखो 18 मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ और क्या था यहाँ पर, फॉल्स कर देता हूँ जो कि अगेन एक एम्प्टी आपकी
फॉल्सी वैल्यू है, तो अगेन देखो यहाँ पर 80 मिल रहा है। मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस छोटा सा ये है, काम दोनों एक ही तरह से कर रहे होते हैं। जो डबल क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है ये सिर्फ आपका नल और अनडिफाइंड के लिए वर्क कर रहा होता है, और जो आपको ये पाइप सिंबल है इस तरह का, ये आपका हर उस फॉल्सी वैल्यू के लिए काम कर रहा होता है जो कि आपको फॉल्सी वैल्यू है, जीरो, फॉल्स, अनडिफाइंड, नल, एम्प्टी स्ट्रिंग, एन कुछ भी तरह का रख लो आप, उन सब के लिए वर्क कर रहा होगा। ठीक है, काम दोनों एक ही तरह से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? तो अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो हम क्लास को यहाँ पे, इस वाली क्लास को यहीं पे एंड करें। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है फैच जीपीए का। अली, आपने डबल क्वेश्चन मार्क का प्लीज बताइएगा दोबारा, क्या बताया था? ये तो नल के लिए और हर फॉल्स वैल्यू के लिए डबल ये पाइप वाला सारी की जो है सारी काम कर फॉल्सी रहा होता है। वैल्यूज के लिए हैं आपके पास, जो डबल पाइप है न, ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है ये सिर्फ आपका नल और अनडिफाइंड के साथ वर्क कर रहा होता है। काम दोनों एक ही तरह से कर रहे होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के अंदर जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो काइंडली इसका थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ओके, अब हम चलते हैं अपना फैच जीपीए से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है, नहीं हम वहीं पे कवर कर लेंगे। चले हम देखते हैं फैच जीपीए। फैच जीपीए है क्या और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी है। देखिए, अभी तक हमने जितना भी काम किया था, ये हम लोगों ने अब प्रीवियस क्लास से लेकर अब तक जितना भी हमने काम किया है, हम लोगों ने अपने लोकल यहाँ पे एरेज बनाए, हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बना के रखा, हम उसको लूप करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, उस पर कंडीशनली सब काम करवा रहे हैं। बट रियल टाइम इस तरह का काम होता है, जाहिर सी बात है। इस तरह की ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे ईपीए से ही कोई रिस्पॉन्स आता है उसी को हम कर रहे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई वेबसाइट पर आप जाते हो तो 70 to 80% जो आपका डेटा है वो आपका कहीं सर्वर से उठ के आ रहा होता है। ठीक, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि कोई डेटा होता है जो कि आपने स्टेटस रखा होता है यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे कोई ड्रॉप डाउन का डेटा हो गया जिसमें आप कंट्रीज़ की लिस्ट शो करवा रहे हो, तो वो आप लोगों ने एक लिस्ट बना के रखी होती है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के रखा होता है, उस पर आप लुक थ्रू करवाते हो, तो चलो वो आपका लोकल डेटा वो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से कर रहे होते हो। बट अब अगर आपका एक डैशबोर्ड है, एक आपके पास सपोज कर ले आपकी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। अब एक ई कॉमर्स साइट के अंदर आपके पास, आपको पता है कि आपका जो डेटा है, जो आपका यहाँ पे यूआई में शो होगा, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे वो कहाँ से शो होंगे, किस तरह शो होंगे। ऑब्वियसली बात है, आपका कोई एक डैशबोर्ड बना होगा जहाँ पे आपका जो एडमिन है, ठीक है, तो वो आपका वहाँ से प्रोडक्ट को अपलोड करता होगा, उनकी प्राइस, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी इमेजेस, उनकी वीडियो वगैरह सब चीज़ें सेट करता होगा, उनकी डिस्काउंट प्राइस, इस तरह की चीज़ सेट करता होगा। ठीक है, वहाँ वो जो यूज़र इंटरफेस होता है डैशबोर्ड वाला, जहाँ से एडमिन सब चीज़ें ये अपना पोर्टल पर डाल रहा होता है, ठीक है, पोर्टल पे डैशबोर्ड बोले, तो वहाँ से वो डेटा, वो जो आपकी सब इमेजेस वगैरह सब चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ जा रही होती हैं, आपकी डेटाबेस के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, अब वो जो डेटाबेस है वो आपका जो डैशबोर्ड है उससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, और दो को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, वो आपका सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होगा। ठीक है, सब बीच में सर्वर आपका आ रहा होगा। मैं अगर छोटी सी यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँ तो पेंट, अभी तो इससे काम चलाते हैं, इंशाल्लाह कुछ क्लासेस बाद जब मुझे लगेगा तो हम देख लेंगे कि ग्राफिक पैड इस तरह की चीज़ अगर रिक्वायर्ड हो तो, कि आगे जाके इस तरह से नहीं चल पाएगा काम। ठीक है, तो मेरे पास एक ही डैशबोर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास मेरे ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ मुझे सब कुछ नज़र आ रहा होगा, और ये मेरा बीच में एक सर्वर है, ये मेरा एक डीबी है, ऑल दो के इस तरह नहीं होगा बट फिर भी मैं यहाँ पे मैसेज कर दूँगा। यहाँ अगेन मेरे पास सर्वर है, ठीक है, और ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, और नो ये नहीं, कंट्रोल सी, यही सही है फिलहाल, ये इससे लिंक है, और ये अगेन इससे लिंक है। ठीक है, अब ये है क्या, अगर वो भी मेंशन कर देते हैं वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो मैं काम कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, जैसे कि सपोज कर ले अमेजोन का स्टोर ही है। ठीक है, ये यूज़र काइंड टू नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अमेजोन वेबसाइट लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, जहाँ से पूरी की पूरी आपकी जो अमेजोन की टीम है वो अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही होगी डेली बेसिस के ऊपर, न्यू आपका जो न्यू आइटम्स है उनको अपडेट कर रही होगी, जो पुराने आइटम जो कि उनके उनके पास स्टॉक में नहीं है उनको स्टॉक से रिमूव कर रही होंगी, या फिर इस तरह की चीज़ें कर रही होंगी। ठीक है, पूरा का पूरा मैनेज यहाँ से कर रही होंगी। देन ये हमारे पास सर्वर है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दो, वेट अ मिनट, सर्वर मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सर्वर आपके पास एक ही होता है मोस्ट ऑफ द केस में। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, इसको एक काम करते हैं, अंडू करते हैं सबको पहले तो।
क्योंकि अच्छा इतना काफ़ी है। और इसको मैं लिंक करवा देता हूँ इससे, इसको लिंक करवा देता हूँ इससे, और ये एट द एंड लिंक इससे होगा, इससे होगा, ठीक है। और ये अगेन मेरे पास क्या है, मेरे पास ओके ये हमारे पास अमेजोन का स्टोर है, जॉन वेबसाइट, जो कि आप लोगों को नज़र आती है, जहाँ पे आके आप अपना ऑर्डर परचेज कर ऑर्डर करते हो चीज़ें और वहाँ से बाय वगैरह करते हो। और ये आपका क्या है, उसका अमेजोन का अमेजोन डैशबोर्ड, ठीक है, जहाँ से सब चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, स्टॉक वगैरह हर चीज़ देख रहे होंगे। और यहाँ पर आकर हम लोग ये हमारे पास क्या है, सर्वर है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डीबी या डेटाबेस है, कुछ भी हो सकता है, हम आगे देख लेंगे, डेटाबेस पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सेव नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मेरे पास अमेजोन की वेबसाइट है, इसके पास डेटा कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें हम कोई अगर एक हम अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर हम जाएँ यहाँ पर, ठीक है, अमेजोन, और अमेजोन की अगर साइट पे हम जाते हैं और यहाँ से कुछ परचेज करना चाहते हैं, स्पेंड लेस स्माइल मोड, ओके, तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप खुद देखें कि इतने प्रोडक्ट्स हैं, और इतने प्रोडक्ट्स का आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर मैं कैटेगरीज के ऊपर चाहूँ, ठीक है, कितनी कैटेगरीज है यहाँ पर, बुक्स की कैटेगरी है, ये बुक्स की कैटेगरी के ऊपर चलेंगे, मेरे ख्याल से सर्चिंग से रिलेटेड कैटेगरीज यहाँ पर, सॉरी, मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खुद देखें आप कितनी कैटेगरीज हैं, वीडियो प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी है, और अब एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक आपके पास पेज है, इस तरह के 300 मिलियन या 200 मिलियन जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उतने क्या इन लोगों ने पेजेस बना के रखे होंगे सबके अलग अलग, ऐसा पॉसिबल है? या फिर इसको छोड़ें आप लोग, आप मुझे ये बताएं कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी अपना एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, आप लोग मल्टीपल आपकी पोस्ट हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि फेसबुक ने अब ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, अब एक बंदे के आप एक बंदे ने 100-200 ग्रुप बनाए हुए हैं, इस तरह फेसबुक के बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, तो क्या हर बंदे के अगर 200 ग्रुप्स हैं, तो 200 ग्रुप को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन से, तो क्या इतनी ज़्यादा अमाउंट में पेजेस बना के रखे हैं अलग अलग फेसबुक ने, ऐसा पॉसिबल है? अब कल को एक नया यूज़र रजिस्टर होता है, तो क्या उसके लिए जब वो नया पेज बनाता है, तो उसके लिए क्या टीम फेसबुक वाली टीम क्या उसको बोलती है कि रुक जाओ थोड़ी देर रुको, आप एक ऑर्डर अपलोड करो, हम इस कंटेंट का अलग से एक पेज बना के देंगे आपको, फिर आप जाके आपको शो होगा वहाँ पर, ऐसा होता है क्या? एनीवन को मुझे बताएगा? नो सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका सिंपल सा नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंपल सा फेसबुक वालों ने एक लेआउट बना के रखा होता है, ठीक है, लेआउट का मतलब क्या है कि लेआउट में आपका स्ट्रक्चर, मतलब कि आपका आपके ग्रुप का नाम जो वो इस तरह के स्टाइल में आएगा, उसके नीचे सपोज कर ले मैं अगर फेसबुक पे ही जाऊँ, फेसबुक यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ेगी, खैर अगर हम सिंपल इसी पे रह के उसकी बात करते हैं, तो ये इसका सिंपल सा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल पेज है। अब इसके अंदर इन्होंने लेआउट क्या बनाया हुआ है कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टाइटल आएगा, उसके बाद उसकी कुछ रेटिंग्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसकी कितनी रेटिंग है, आंसर वगैरह उसकी अमाउंट दिखाएंगे यहाँ पर, और देन वहाँ पे उसके नीचे से फीचर वाला सेक्शन आएगा और अबाउट वाला सेक्शन आएगा। अब ये जो लेआउट है, लेआउट में मतलब कि इसकी स्टाइलिंग, इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट वेट, इस तरह की चीज़ें वगैरह जो वो सेम होगी सब पेजेस के लिए, बट जो चीज़ डिफर कर रही होगी वो क्या कर रही होगी, तो मुझे बताएगा? इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका अंदर का कंटेंट जो होगा ना, वो चीज़ डिफरेंट कर रही होगी, वो चीज़ वेरी कर रही होगी, इसकी इमेजेस डिफरेंट हो रही होंगी यहाँ पर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसकी जो इमेजेस हैं वो आपकी वेरी कर रही होंगी, चेंज हो रही होंगी, इसके डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही होंगी, इसके रिकमेंडेशन, इसका ब्रांड, इसकी ये सब चीज़ें चेंज हो रही होंगी, बट ये जो हेडिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह है, ये सब चीज़ आपकी सेम रह रही होंगी, ठीक है, जैसे नोट वाला सेक्शन है, शो मोर वाला बटन है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड ये आपका सेक्शन का जो लेआउट है वो आपका सेम रह रहा होगा, बस आपका जो चेंज हो रहा होगा वो डायनेमिकली जो चेंज हो रहा होगा वो आपको अंदर कंटेंट चेंज हो रहा होगा। अब ये डायनेमिक कंटेंट चेंज हो रहा होगा, ये कहाँ से, अब ये जो जितनी भी डेटा, ये जितनी भी चीज़ें ये आपकी कहाँ पड़ी होती हैं, ये आपकी डेटाबेस में यहाँ पड़ी होंगी, मतलब डेटाबेस में आपका एक कलेक्शन, एक आपका टेबल बना होगा, इसमें प्रोडक्ट्स का टेबल होगा, और प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर मेरे ख्याल से सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके 15 मिनट्स रहते हैं, आप लोग काइंडली मुझे 1-2 मिनट रहते हैं तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप। ओके, तो अब इस सिनेरियो के अंदर हम बात करें तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो हम आगे के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल होगा, इसमें हमारे पास कैटेगरीज का टेबल भी होगा, प्रोडक्ट्स का टेबल भी होगा, हमारे पास अपने कमेंट्स का टेबल भी होगा, हमारे पास अपने जो हमारे पास रिव्यूज आते हैं उसका टेबल भी अलग से बना होगा,
ठीक है। बट अभी हम सिर्फ टेबल्स में सिर्फ प्रोडक्ट के टेबल की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के टेबल के आपको मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मतलब एक आपके पास इमेजेस का कॉलम हो सकता है, मतलब इमेजेस आ रही होंगी, ठीक है, उसमें आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, उसमें आपका टाइटल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, उसकी प्राइस आ रही होगी कॉलम के अंदर, और उसके फीचर्स का कॉलम होगा, इस तरह की मल्टीपल कॉलम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जब अमेजोन के एक बंदे ने उसके बाद जो यूआई था, ठीक है, मैं अगर डैशबोर्ड टेम्पलेट अगर मैं दिखाऊँ कोई, ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सपोज कर लें इस तरह के डैशबोर्ड वगैरह होंगे, मैं कहाँ पे दिखाऊँ कुछ एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट, थीम फॉरेस्ट, नहीं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिखाता हूँ कुछ, मिल जाता है यहाँ पे, देख लेते हैं क्रिएटिव, हाँ ये शायद फ्री में दे रहा हूँ, लाइव प्रीव्यू। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बना हुआ है, ये सपोज करें अमेजोन वालों का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और पेजेस में नहीं तो इसके ई कॉमर्स में चले जाते हैं, वेयर इज ई कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट। तो ये देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे कुछ आपका इस तरह का पेज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूजर ने, कोई एडमिन ने इसका प्रोडक्ट का टाइटल डाला, उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ सेट की, यहाँ पर उसका कैटेगरी डाल दी चूज करके यहाँ से, उसका वेट डाल दिया कुछ, सपोज कर लो इसका 40 kg का है, जो भी पता नहीं किस उसमें यूनिट में ले रहे हैं, साइज उसका मीडियम लार्ज एक्स लार्ज जो भी मीडियम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ सेव, यहाँ पे उसकी इमेजेस भी डाल दी भाई, चलो इमेजेस डालते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसमें इमेजेस अपलोड नहीं कर पा रहे, खैर नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट आगे करने नहीं देता, खैर। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है। ये सिर्फ आप ऐसा समझना, इमेजेस नहीं डलवा रहे, सिर्फ इतना करने के बाद जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे जो यूआई थी हमारे पास अमेजोन की डैशबोर्ड की, जहाँ से हम प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहे थे, वो आपका जितना भी यहाँ पे डेटा होगा, जो भी आपका यहाँ पे कहाँ पे यहाँ से डेटा होगा, अबे कहाँ हो गया, ओके ये इसने दिखा दिया था मेरे ख्याल से, इस पर काम कर लेता हूँ, फेक पिलर से फिल कर लेते हैं जल्दी से, ये हमने फिल कर लिया कुछ डेटा यहाँ पर, इसकी साइज वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, इसके फेक फिलर के तो आप एक्सटेंशन कर सकते हैं ये। मैं नेक्स्ट करता हूँ, और सपोज कर लें यहाँ पर मैं कुछ इमेज कर देता हूँ, यही कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, और ये आप इस तरह का फॉर्म ना भी बनाए कोई मसला नहीं है, इसके को अपने सोशल मीडिया डाल दें, सब कुछ ये जो भी है मैं आपको फॉर्म पूरा फिल करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया, प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे डाल दी, सपोज कर लो 50 का है जो भी है, ठीक है। उसका यूनिट ऑफ सेट करें, आपको किस करेंसी के अंदर करना है, ठीक है। SQ वगैरह एडवांस चीज़ें, टैक्स वगैरह छोड़ दो, हम इसको ये करें इन स्टॉक में, ठीक है। और सेंड कर देते हैं, सेंड का मतलब ये सेव कर देते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपको यहाँ से यूआई से सब इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर मैंने फील्ड में वैल्यू रखी हुई है, या आप सपोज करो अगर आप HTML के ऊपर काम करो, जावास्क्रिप्ट पे काम करो, तो आपने HTML की फॉर्म के सारी वैल्यू रखी है यहाँ पर, देन आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करवाओगे वहाँ से, ठीक है, निकालोगे उन वैल्यूज को, और अपने API, आपकी API होती है, अब API हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में तो हम डॉम वगैरह पढ़कर जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर जब बैकएंड के ऊपर जाएंगे हम अपनी कस्टम API वगैरह भी बनाएंगे खुद से। अभी उससे पहले हम जो हमें मिल जाती हैं बनी बनाई APIs, हम उनको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना डेटा कहाँ पे डालेंगे, अपने API के अंदर डालेंगे, ठीक है। अपना वहाँ डेटा उठाएंगे फ्रंट एंड से जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इनपुट्स के जो भी यूजर ने इनपुट डाला होगा, तो डेटा को उठाकर हम लोग API के रिस्पॉन्स के अंदर डालेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, या बॉडी के अंदर सेट करेंगे, और वो यहाँ से लेके जाएगा डेटा यहाँ पर सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग अपना जो कंटेंट है यहाँ से हम डायरेक्ट डैशबोर्ड डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करवा सकते, हमें लाजमी बीच में एक सर्वर चाहिए। सर्वर कुछ भी नहीं होता, सर्वर पे भी आपका कोड ही किया होता है, जो कि बैकएंड कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बैकएंड लैंग्वेज में आपका Node.js हो सकता है, पाइथन हो सकती है, जेंगो हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, पाइथन जावा कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी हमारे केस में हमारे पास Node.js होगा, तो यहाँ से कोड लेके जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और Node.js का कोड जो है किससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, आपके डेटाबेस से, तो वो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसको ले जाकर यहाँ पे आके सेव करवा देगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब जब यूजर आपका आएगा, अब लेआउट तो हमारा बना हुआ है अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, अब यूजर जब रिफ्रेश करेगा अपनी वेबसाइट को, ठीक है, जब वो सेव करवा चुका होगा, तो वो आगे ये, अब ये जो अमेजोन का जो एक पेज था जिसपे आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही थी, वो आपका उसमें आप एक एपीआई को कॉल करोगे। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है, जो कि आगे बताएंगे इससे और डिटेल में बात करें। अभी फिर इतना देख लें कि जो आपका क्या काम कर रही होती है कि सिंपल आपका सर्वर और क्लाइंट के दौरान कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना समझ लें अभी।
ठीक है। तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था अपने सर्वर को कि मुझे भाई सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, ठीक है। मैंने एक एपीआई को कॉल किया, वो एपीआई कहाँ जाएगी अपने डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में जाके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उन सबको लाकर सर्वर पे लेकर आएगी। यहाँ से रिक्वेस्ट गई कहाँ पर, इधर सर्वर पर, और सर्वर से रिक्वेस्ट गई डेटाबेस पर, ठीक है। अब डेटाबेस, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट की थी मैंने रिक्वेस्ट की अमेजोन की वेबसाइट से सर्वर पर, सर्वर से रिक्वेस्ट गई डेटाबेस पर, फिर डेटाबेस को रिस्पॉन्स करेगा सर्वर को, सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दे देगा। अब वो प्रोडक्ट के लिए सर्वर जो सर्वर के पास आ चुकी होगी, जो कि डेटाबेस ने उसको दी थी, वो आपके पास कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर आके शो होने लग जाएगी। तो अब जो यूजर ने यहाँ पे लास्ट टाइम प्रोडक्ट क्रिएट करवाया था, वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट में आके शो होने लग जाएगा, ठीक है। कैसे शो होने लग जाएगा, क्योंकि लेआउट हमारा बना हुआ है, हमारे पास लिस्ट आएगी। अब लिस्ट क्या होगा, एक तरह से आपके पास एरो ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा, और अब हम उसके ऊपर लूप करवा रहे होंगे। तो जब आपके पास एक नई न्यू एंट्री होगी, सपोज कर लें आपके पास पहले एरे के अंदर आपके पास 5 आइटम्स थे, मैंने एक और नया आइटम यहाँ पे ऐड करवाया डेटाबेस के अंदर अपने डैशबोर्ड के थ्रू। तो इस तरह समझ लें कि आपके एरे के अंदर एक आइटम और नया पुश हो गया है। जब नेक्स्ट टाइम आपको पेज को रिफ्रेश करेंगे, कुछ तरह करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास नया आइटम आ रहा होगा, तो आपके लिस्ट के अंदर आपको शो होने लग जाएगा। तो कुछ ये फ्लो हो रहा होता है, हम इसके आगे और भी डिटेल में देंगे, फिलहाल मैं आपको आइडिया देना चाहता। अब इस चीज़ की कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अब एपी की कॉल के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक तरह से बोले मिडिलवेयर चाहिए होगा, जो कि एक बंदा चाहिए होगा, एक तरह की एक चीज़ चाहिए होगी जो कि कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें हमारी हेल्प कर सके, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते सर्वर के ऊपर। तो उस चीज़ की कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अपने पास अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग फैच यूज़ करेंगे। फैच एक बिल्ट इन एपीआई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये फैच आपका फैच एपीआई जो है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक चीज़ है, ये आपकी ब्राउज़र का पार्ट है एक तरह से, ठीक है। इसके लिए पहले जो पुराना मॉडर्न आपके ओल्डर वे था, उसमें आपके पास अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ W3 स्कूल्स, इस किसी को ये जो भी मैंने फ्लो बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हरी अप स्कूल, एनीवन, नो सर, आप लोगों के अच्छा सब। अली, आपने फैच फैच आपने बताया डेटाबेस का किसका पार्ट है ये हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे बिटवीन क्लाइंट एंड बिटवीन सर्वर, ठीक है। मतलब हमें कुछ डेटा मंगवाना अपने सर्वर से, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे, हम फैच यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग अभी बहुत सारे और भी तरीके आ चुके हैं। पहले हम लोग एजेक्स कॉल करते थे, वो एक पुराना वे हो चुका है, और उसका थोड़ा स्ट्रक्चर जो था सिंटेक्स का काफ़ी मुश्किल था, तो अब लोग नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत पुरानी वेबसाइट आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको शायद वो मिल रहा हो, बट आजकल के मॉडर्न वे में या तो लोग फैच यूज़ कर रहे होते हैं, आगे हम रेक्ट.जेएस पे जाएंगे तो हमें एक्सियोस यूज़ करेंगे, वो भी सेम ही काम कर रहा होता है। वो एक तरह से एक रैपर होता है, उसके अंदर मतलब पीछे अंदर जो फंक्शनलिटी होती है वो सब यही चीज़ें एजेक्स कॉल वगैरह ही चल रही होती है। इवन कि आपको जो फैच है उसके बिहाइंड द सीन, वो उसके भी अंदर भी आपके एजेक्स कॉल ही चल रही होती है, ठीक है। इसमें कुछ ओपी कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कि हमसे हम जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह है वो हम लोगों से हाइड की गई है, और हमें एक ईजी टू यूज़ एक इंटरफेस हमें दे दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर एजेक्स कॉल इन जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे पहले जो मैं बताना चलूँ, जो आपकी ओल्डर वेबसाइट होती है, आप लोग कभी गौर किया हो, वेबसाइट आपकी दो तरीके से होती हैं, दो तरह से हो रही होती हैं। या तो एक होता है आप क्लाइंट साइड रेंडर, एक होता है आपका सर्वर साइड रेंडर, ठीक है। अब क्लाइंट साइड रेंडर और सर्वर साइड रेंडर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो डब्ल्यू स्कूल से ये भी आपकी सर्वर साइड पर रेंडर हो रही है, तभी इतना टाइम लगा रही है, अभी तक आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर्वर साइड रेंडर में क्या होता है कि आपका जो पेज है, जो आपको यहाँ पे यूआई नज़र आ रही है, सबकी सब चीज़ कहाँ पे बन के आ रही होती है, या आपकी सर्वर के ऊपर क्रिएट होकर पेज आपको बन जाता है, और वो पेज आपको यहाँ पे मिलता है रिस्पॉन्स में, और आप उस पेज को शो करवा रहे होते हो, ठीक है। मतलब वो पूरा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर क्रिएट होकर आता है, वो सर्वर के ऊपर क्रिएट होकर आ रहा होता है। जो क्लाइंट साइड है उसमें क्या होता है, क्लाइंट साइड में आपके पास यूआई यहाँ बनी होती है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, वहाँ पे आप फैच वगैरह इस तरह की कॉल वगैरह यूज़ कर रहे होते हो। जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आपका सारा का सारा पेज जो लेआउट है वो बन के कहाँ आ रहा होता है, सर्वर के ऊपर आ रहा होता है, तो उसमें आप लोग कहीं एपीआई कॉल कर ही नहीं होते हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जो एपीआई कॉल होती है, मतलब कि फैच वगैरह को यूज़ करते हो या एजेक्स कॉल करते हो, आप कहाँ किस सूरत में करते हो, जब आपको क्लाइंट साइड के ऊपर डेटा, मतलब आपकी क्लाइंट साइड पर आपका यूआई बन चुकी है, शो हो रही है। अब आप डेटा आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर के ऊपर, और एक डेटा जेसन की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे रिसीव हो रहा होता है, रिस्पॉन्स की सूरत में आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पर, सर्वर से रिस्पॉन्स की सूरत में आपको डेटा मिल रहा होता है
जेसन की इस फॉर्म में, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं और उसको आप अपनी यूआई के अंदर शो करवा देते हो, रेंडर करवा देते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। अब सर्वर साइड में जिस तरह अभी देखो यहाँ पे अभी तक लोड नहीं हो क्या है ये, अपनी क्या मुसीबत है, इसको सर्वर साइड है भी या नहीं इसको हम देख लेंगे अभी बाद में। वैसे तो मेरे खास एसपी डॉट नेट वगैरह पे सर्वर साइड पे रेंडर होकर आती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है एपीआई कॉल भी करते हैं, बट देख लेंगे अभी पूरा लोड हो जाए तो। अच्छा, अब सर्वर साइड में और क्लाइंट साइड में इशू क्या होता था। अब सपोज कर लें कोई एक वेबसाइट में दिखाता हूँ कहीं पे, मैं इसी में आता हूँ, ठीक है। अब इसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर, अगर मैं सर्वर साइड की बात करता, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ जाके इसका, ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ और मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ या सेंड या क्रिएट कर देता हूँ, कुछ भी रिप्लाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लाई चलेगा। अब वो रिप्लाई चला तो क्या डेटाबेस में, बट ये मेरी यूआई रिफ्रेश नहीं हुई, मतलब मेरे पास लेटेस्ट यूआई नहीं आई, क्यों कि वो डेटाबेस में चला गया। अब उस डेटाबेस से सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेके भी तो आना है मुझे, ठीक है। तो उस अगर सर्वर साइड होता ये, तो ये कहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता, सर्वर के ऊपर हो रहा होता। अब वो बात अलग है, मेरे यहाँ पे सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हैं, सिर्फ इस स्पेसिफिक जगह पे आई है, बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है आपकी वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई है, ठीक है। तो सर्वर साइड अंडर में एक ही इशू सबसे बड़ा आ रहा होता था कि हमारे पास अगर एक छोटी सी जगह पे हमारे पास चेंजेस आ जाती थी, तो हमें पूरा का पूरा पेज को वहाँ से दोबारा मंगवाना पड़ता था, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है हमारे पास हमारा जो एक तरह से परफॉर्मेंस थी वो कम हो जाती थी। एक चीज़ है कि जिसमें हम लोग पेज के एक स्पेसिफिक इतना सा छोटा सा पार्ट को हम रिफ्रेश करवा रहे हैं, उसकी स्टेट को अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है, और एक चीज़ हम पूरे पेज को वो करवा रहे हैं दोबारा से री रेंडर, तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस हमारा काम, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसी के बरक्स अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें, तो क्लाइंट साइड में क्या होता है कि आपके पास जहां पर डेटा की चेंजेस हुई होती है, मैनिपुलेशन हुई होती है, सिर्फ वहां पे एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सबकी सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट पे साइड पे शो हो रही होती हैं, हम सिर्फ वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं और वो स्पेसिफिक चीज़, वो स्पेसिफिक पार्ट हमारे पास जाके अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो सर्वर साइड जब हमारे पास काम हो रहा होता था उस टाइम हम एजेक्स कॉल वगैरह इसलिए कर रहे होते थे कि अगर हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एक पेज के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट को अपडेट करवाना होता था, तो हम लोग एजेक्स कॉल वगैरह कर रहे होते थे। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, मैं काम करता पहले फैच को दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आया हुआ है सामने, इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्लोज ही कर देते हैं, और एजेक्स कॉल में हम लोग कर लेते हैं हाउ टू मेक सिंपल इस मेथड। ये देखें, इन दोनों का सेंटेंस भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग कोई कंपैरिजन कर लीजिएगा। द fetch API इंटरफेस अलाउ वेब ब्राउजर टू मेक HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स, ठीक है। वेब सर्वर आपको वही जो सर्वर बता चुका हूँ, HTTP रिक्वेस्ट आपका मेथड होता है रिक्वेस्ट का, आप इसमें सॉकेट वगैरह भी आगे बहुत एडवांस चीज़ें, तो हम सिंपल HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहाँ से, ब्राउजर से, वेब ब्राउजर से, कहाँ पर, वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है। नो नीड फॉर XML HTTP रिक्वेस्ट, वो एजेक्स कॉल उसकी फुल फॉर्म में आप बोले, ठीक है, एनी मोड, ठीक है। और यहाँ पे स्माइली इमोजी भी बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आपको काफ़ी भयानक सा था। इसके अगर आप देखें, एजेक्स इज अ डेवलपर ड्रीम बिकॉज यू कैन अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज। देख रहे हो, एक तो ये चीज़ है कि हमें पूरा का पूरा सर्वर से पेज नहीं मंगवाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पेज रीलोड भी नहीं होगा दोबारा से, सिर्फ स्पेसिफिक उस चीज़ को हम अपडेट करवा रहे रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर आफ्टर द पेज हैज लोडेड, ठीक है। रिसीव डेटा फ्रॉम सर्वर आफ्टर पेज हैज लोडेड, सेंड डेटा टू सर्वर इन द बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब आपको इसके अंदर मैं जाता हूँ, पहले इसके सिंटेक्स दिखाता हूँ। सिंटेक्स ये देखिए, कुछ इस तरह का आपके पास सिंटेक्स होता था आपका किसका, आपका एजेक्स कॉल का, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, आप लोग वैसे डर जाओगे अभी फिलहाल। एजेक्स फुल फॉर्म किसकी, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये रही। एसिंक्रोनस इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एजेक्स मस्ट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्राउजर बिल्ट इन XML, ये क्या होती है ये भी मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाओ अपने ब्राउजर के अंदर, नेटवर्क के अंदर जाओ, मैं अगर कुछ रिफ्रेश करता हूँ उस पेज को। सर मीटिंग एंड होने वाली है। ओके थैंक यू, मैं क्लास में एंड करो, मैं न्यू मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ।
आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हारिस, आपका जी माइक सर। ओपन नहीं हो पा रहा आज। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बाकी जो आएंगे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कहाँ देख रहे थे? एजेक्स कॉल का ही नहीं है। फैच एपीआई देख रहे थे हम। ये देखें, W3C। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो आपको आ रहा था यहाँ पर एजेक्स just use a combination of a browser built-in XML HTTP request object to request data from a web server। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए वेब सर्वर से JavaScript और HTML DOM टू डिस्प्ले और यूज द डेटा। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन एक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और देन हम जावास्क्रिप्ट के HTML DOM को यूज करते हैं, उसको डेटा को UI को चेंज कर रहे होते थे, अपडेट कर रहे होते थे अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा जो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा होता था। ठीक है, तो अब वो जो आपका XML HTTP रिक्वेस्ट है, जिसको हम XML भी XHR भी बोलते हैं, XHR शॉर्ट फॉर्म है आपकी XML। X हो गया, HTTP का H हो गया और R रिक्वेस्ट का R हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आपकी कहाँ पर, ये देखो, ये ब्राउजर के अंदर आपके पास या तो होता है ऑल, आप नेटवर्क टैब में जाओगे, ये देखो ऑल में आपको जितनी भी रिक्वेस्ट गई होंगी, इस जो भी है ये आपका W3 स्कूल यूज़ कर रहा है, ये देखो कितनी कॉस्ट गई है यहाँ पर। कुछ इमेजेस मंगवा रहा है सर्वर से, कुछ मंगवा रहा है, ये देखो ये आपकी बेसिक 4 इमेज आ गई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको मल्टीपल तरीके की रिक्वेस्ट जा रही हैं। ठीक है, बट अभी हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट को कॉल करने की आपके पास अलग से, ये देखो सारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल जो इसने रिक्वेस्ट की थी वो है। कुछ CSS की फाइल्स होंगी, ये देखो कस्टम CSS वगैरह की फाइल्स, इसको क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया प्रीव्यू में। ये देखो ये CSS की फाइल लोड करके लेके आया सर्वर के ऊपर से। ठीक है, बट हमारा इमेजेस के अलग से, ये देखो सारी इमेजेस ने लोड की है, रिक्वेस्ट की सर्वर पर, वहाँ से इमेजेस मंगवा के लेकर आया ये। ठीक है, ये बैनर की इमेज आ रही है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर ये बैनर लगा होगा इस पेज के ऊपर, ये देखो ये बैनर जो है ये इसका अलग से इसने रिक्वेस्ट की। तो काफ़ी तरह की रिक्वेस्ट होती है, बट हमारा भी किससे कंसर्न है? ये एक तरह से मल्टीपल रिक्वेस्ट है, ये इसमें फिल्टर्स के हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हम फिल्टर आउट करते हैं। ऑल में हमारे पास 7 तरह की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। हमारा भी कंसर्न किससे? फैच है XHR से। XHR की फुल फॉर्म है XML HTTP रिक्वेस्ट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसी की फुल फॉर्म है ये। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, XML H या तो ये या फिर फैच, देखो स्लैश लिखा हुआ है ना, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, बट ये XHR जो है या फिर आप एजेक्स कॉल बोलो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपके एजेक्स के अंदर ये चीज़ आती है XHR। ठीक है, बट जो फैच है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। मैं दिखा भी देता हूँ दोनों का सिंटैक्स को। Ajax is a misleading name. Ajax application might useful example to transfer data, but it is equally common to transfer data in plain text or JSON। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, बट हम कहाँ पे चलते हैं? हम चलते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। ये आपका एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एजेक्स कॉल कर रहे हो। ठीक है, इसका सिंटैक्स आपके पास कुछ इस तरह का है, और आप फैच के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। देखो कितना सिंपल हो गया है, कहाँ पे 3-4 लाइनों का कोड है और कहाँ ये इतने लाइनों का कोड है। और लोग इसके अंदर ये जो लाइन का कोड है, ये वाला लाइन का कोड है, ये तो आपका HTML का चीज़ों को सेट करवा रहा है। ठीक है, बट फिर भी ये आपका 6 से 7 लाइनों का कोड जो है, ये आपका यहाँ पे इतने से कोड से रिप्लेस हो गया। ठीक है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज इसने आपकी हाइड करवा दी, उसके पीछे का ऑल्दो के इसके पीछे फैच के पीछे जो है, जो आपकी ईपीआई है, इसके पीछे भी आपका ये एजेक्स कॉल ही चल रही होती है, बट आपको उससे इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप इस फैच को यूज़ करोगे, फैच बिहाइंड द सीन इसको खुद ब खुद यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग फैच को यूज़ करेंगे, और फैच को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक हम एपीआई को कॉल करते हैं। आज पहले हम एपीआई को कॉल भी कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। जो अभी हम जो काम करेंगे ये सब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, और आज से पहले जो हम काम करते आए हैं वो सब हमने क्या किया था, सिंक्रोनस काम किया था। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है इसके बारे में अभी आता हूँ, पहले हम एक रेफर ओपन कर लेते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के आपको डमी मतलब कि टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको ईपीएस बनी बनाई मिल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन जो आपको मिल जाती है वो जेसन प्लस लोडर के नाम से मिल जाती है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा क्या, अभी कर देता हूँ, फिर भूल ना जाऊँ।
ठीक है। इस तरह के आपको बहुत सारे बेतहाशा हज़ारों लाखों के हिसाब से वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको वेबसाइट इस तरह की बनी बनाई एपीएस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और अगर आपको बहुत सारी एपीएस चाहिए तो आपके पास एक एपीआई का क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो एक पूरा एक एपीएस का हब है। मुझे नाम याद नहीं है, जब नाम याद आएगा मैं बता दूँ। उसमें आपको मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एपीएस मिल जाएंगी। ठीक है। हज़ारों के हज़ारों एपीएस मिल जाएंगी बनी बनाई। ठीक है। स्पोर्ट्स की एपीआई मिल जाएंगी, क्रिकेट की डेटा से रिलेटेड एपीआई मिल जाएंगी। कुछ आपको कुछ इस तरह की टू डू एप्लीकेशन बनानी हो या फिर कुछ आपको वेदर का एप्लीकेशन बनानी हो तो वहाँ पे आपको जो डेटा चाहिए हो किसी कंट्री से रिलेटेड कितना सेंटीग्रेड है, जो भी है फॉरेन हाइट में जो भी है, इस तरह का जितना भी डेटा वगैरह है वो सारे के सारे डेटा आपको सीपीएस के थ्रू मिल जाएगा। अभी हम फिलहाल इसकी बात करते हैं। ठीक है। उससे पहले हम आते हैं कहाँ पर, हम आते हैं अपने पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के ऊपर। सिंक्रोनस CHRONOUS क्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। ठीक है। अब एसिंक्रोनस और वर्सेस एसिंक्रोनस ये है क्या चीज़। देखिए एसिंक्रोनस हम आज तक पढ़ते आए हैं, आप लोगों को पता है कि जब भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड चल रहा होता है, अगर हम इसी फाइल की बात करते हैं तो हमारे कोड जो है लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है। और हर एक लाइन का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उसको देती है जावास्क्रिप्ट कि भाई इतने टाइम डिपेंड करता है उस लाइन में कितना कॉम्प्लेक्स आपने वो अपना स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जावास्क्रिप्ट उसको कुछ ना कुछ टाइम अलॉट करती है, मिली सेकंड में या नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड के अंदर। ठीक है। अगर तो उस टाइम पीरियड के अंदर काम परफॉर्म हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर जाती है नीचे लाइन में स्विच कर जाती है। वो वेट नहीं करती कि आपका वो काम अगर 1 घंटे में हो रहा है तो ये वेट नहीं करेगी 1 घंटे तक यहाँ पे वेट करती रहे, बाकी नीचे अगर आपका 1000 लाइन का कोड लिखा हो वैसे का वैसे ही पड़ा रहे। नहीं, ये क्या करेगा, ये बिहेवियर हम देखें जो कि हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इस तरह का कोड हमें लिख दिया इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 5 के अंदर, जो कि टाइम टेकिंग है, तो ये नहीं कि जाओ उसको नीचे वाली लाइन पे चले आएगी, वो सिर्फ उसी का वेट करेगी क्योंकि सिंक्रोनस कोड है। जब तक एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नीचे लाइन पे नहीं जाएगी। इसलिए क्या होगा, इससे हमारा नीचे वाला कोड से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि वो कोड जो इससे बिलोंग ना करता हो, इस चीज़ से ना हो, बिल्कुल एक सेपरेट कोड हो। ठीक है। जिसका चला सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक एपीआई हमने एपीआई बनाई है जो कि हमारा प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने का काम करिए। ये हमारे पास एक एपीआई है जो कि प्रोडक्ट को फेच करने का काम करिए, जो कि बिल्कुल अलग अलग एपीआई है। ठीक है। बट एपीआई अगर हम ये जो प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाली एपीआई है, सपोज कर लो अभी, ठीक है, वो अगर हमारे पास सपोज करो 60 मिनट ले रही है, मतलब 1 घंटा ले रही है, जो कि इस तरह होता नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो प्रोडक्ट को फैच करने वाली एपीआई जिसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इसका इससे कोई लिंक इस तरह नहीं है कि ये नहीं है कि इसका कोई डेटा आएगा तो उससे इसका काम चलेगा, ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। तो इस लाइन 5 की कोड की वजह से हमारा ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स की एपीआई थी जिसमें हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे थे, वो जो जिस भी यूज़र ने, मतलब एक सर्वर, जाहिर सी बात है अब एक सर्वर बना हुआ है। ठीक है। और वो सर्वर किसी न किसी फ्रंट एंड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, वेबसाइट से, और वो वेबसाइट आपके लाजमी सी बात है एक बंदा तो यूज़ नहीं कर रहा होगा, मल्टीपल बंदे यूज़ कर रहे होंगे। अब डब्ल्यूसी स्कूल्स को अगर हम देखें तो एट टाइम आपके पास, आपको क्या लगता है कि एक ही बंदा यूज़ कर रहा होगा? पता नहीं 1000 2000 3000 5000 1 लाख 2 लाख बंदे यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट को। ठीक है। अब सपोज करो एक बंदे ने यहाँ पर, हम यहाँ पे डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। अब एक बंदा यहाँ पे ये प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो कि मेरा लाइन नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लाइन नंबर 5 के अंदर कोड था। ठीक है। जो कि और एक बंदा जो है जो सेम इस डैशबोर्ड को यूज़ कर रहा है और यहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट वाले पेज को ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। अब प्रोडक्ट की लिस्ट वाले पेज के ऊपर खड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात उसको सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाने हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाने हैं। ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर एक बंदे ने पहले रिक्वेस्ट कर दी जो कि प्रोडक्ट को क्रिएट करवाने की है, अब वो यहीं पे खड़ा हुआ है, प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहा है। अब उसी टाइम पर किसी एक और बंदे ने प्रोडक्ट को गेट करने की रिक्वेस्ट कर दी सर आपके फ्रंट एंड से, जो कि उसके पास एक अलग से फ्रंट एंड आ रहा होगा उसी डैशबोर्ड का। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि वो 1 घंटे तक वेट करेगा बैठ के? ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके कोड ने तो लाइन बाय लाइन कोड का मतलब ये है ना कि जब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा ये नीचे नहीं जाएगा यहाँ पर, ऐसा ही है। तो अब इसके कोड ने जो क्रिएशन आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाला कोड था, इस कोड ने नीचे वाला जितना भी कोड था सबको ब्लॉक कर दिया। तो अब जो बंदा ये प्रोडक्ट की लिस्ट मंगवाना चाह रहा है, शो देखना चाह रहा है, उसको लिस्ट मिलेगी नहीं, वो तो उसको लोडर ही मिलता रहेगा, उस तरह की चीज़ मिलती रहेगी। तो क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है? इस तरह होना चाहिए क्या? एनीवन? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसी के छोड़कर हम फेसबुक की बात करते हैं, आप एक टाइम पे आप फेसबुक की पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई और बंदा फेसबुक को यूज़ कर रहा है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर या आपकी टाइमलाइन के ऊपर जाकर आपकी टाइमलाइन में जितनी पोस्ट उसको दिखना चाह रहा है। अगर आपके वो काम सिंक्रोनस हो, ठीक है,
तो आप पोस्ट क्रिएट करवा रहे हो, उस पोस्ट क्रिएशन के टाइम पर वो अगर 30 मिनट का टाइम ले रहा है सपोज कर लें, जब किस तरह होता नहीं है, मिली सेकंड या 1 मिनट तक चला जाता है, 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। अगर इतने टाइम के लिए वो उसको ब्लॉक तो नहीं करवाएगा, उसको ये तो नहीं बोलेगा आप वेट कर जाओ, बंदा पोस्ट क्रिएट करवा रहे कुछ तरह का, तो ये एक बेस्ट बिहेवियर यूजर एक्सपीरियंस नहीं शो कर रहा होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पर फिर हमें कुछ तरह का करवाना है कि ये जो काम है ना, ये काम आपका पीछे बैकएंड पे एक तरह से होता रहे, बट हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि आपका क्रिएशन वाला काम जो है वो होता रहे, वो अगर आधा घंटे लग रहा है, वो आधे घंटे बाद उसका रिस्पॉन्स को जो बंदा यहाँ पे क्रिएट करवा रहा है ना, यहाँ पर इस जगह पे प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहा है, उसको उसका जब वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे, सेंड पे क्लिक करते हैं, सारा का सारा उसको डेटा क्रिएट हो जाए, उसको बेसिक सपोज करें आधे घंटे बाद रिस्पॉन्स मिला, कोई मसला नहीं है, जो होता नहीं है 1 मिनट बाद उसको रिस्पॉन्स मिल गया, इट्स ओके। बट उसकी वजह से जो नीचे वाला कोड था, जो इस यूजर को जो चाहिए था सारे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट, वो अफेक्ट नहीं करेगी, वो उसको रिस्पॉन्स फौरन से मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है। बट जो एसिंक्रोनस होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होने से नुकसान क्या होता है, आपका जो सर्वर है, आप सर्वर पे एट अ टाइम एक टाइम के ऊपर फेसबुक के सर्वर की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जा रही होती है। अब रिक्वेस्ट का मतलब सिंपल सा अगर बोले तो क्लाइंट साइड से, मतलब फेसबुक को कोई यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, तो एट अ टाइम मैं उसको ग्रुप क्रिएट करवाना, कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी की टाइमलाइन पे जाके टाइमलाइन की वो उसको देखना चाह रहा है, कोई रेक कर रहा है, कोई उस टाइम पे एक ही टाइम पीरियड के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ग्रुप क्रिएट करवा रहा है, कोई आपको पेज क्रिएट करवा रहा है, तो खुद सोचे एक टाइम पीरियड की सेकंड के अंदर फेसबुक पर कितनी रिक्वेस्ट जा रही है। अब अगर वो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम इस तरह का अगर कोड सिंक्रोनस रख दें तो हमारा सर्वर जो है वो खुद ब खुद ही क्लैश हो जाए, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी फेसबुक वगैरह पे कि फेसबुक का सर्वर या किसी और वेबसाइट का जो बड़ी बड़ी आपकी जाइंट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, सर्वर डाउन हो गया। क्यों डाउन हो जाता है अक्सर, एक तो उनके सर्वर की जो जाहिर सी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, उन पर बहुत काम चल रहा होता है, बहुत उनकी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम चल रहा होता है, ठीक है, फिर भी उनका सर्वर कभी कभी क्रैश कर जाते हैं, ठीक है, डाउन हो जाता है सर्वर। सर्वर डाउन होने का मतलब यही है कि कभी इस तरह की पोस्ट को इस तरह का न्यूज़ आ जाती है जिसपे लोग बेतहाशा रैक कर रहे होते हैं, बेतहाशा कमेंट कर रहे होते हैं, बेतहाशा उस पर उसको शेयर कर रहे होते हैं, जो अली, मैं इतने सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी पर मैं थोड़ा सा सर्वर के बारे में जानना चाह रही हूँ। मैंने तो काफी सुना है सर्वर सर्वर रूम्स सिंपल होते कुछ हैं, भी नहीं, उसमें मैंने बड़े आपको बड़े इस तरह बोला सर्वर ना, के सर्वर फिजिकल फॉर्म में है, ये क्या है, ये नहीं, मशीन है, क्या सिंपल है? देखिए सर्वर एक, अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, सर्वर आपको कुछ भी नहीं है। सर्वर एक इसको इस तरह समझ लें कि आज से पहले जब हमारे पास नेट नहीं था, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, तो तब हमारे पास क्या होता है, सर्वर एक तरह से कुछ भी नहीं है, आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर आप इवन कि आप अपने लोकल सिस्टम को भी सर्वर बना सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो। आप 24 आवर उसको मतलब कि बैकअप रख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का, आप 24 आवर उसका बैकअप रख सकते हो कि चीज़ें अगर कोई लॉस हो गई, कोई चीज़ें रिमूव हो गई, उसको बैकअप हो आपके पास। इस तरह की चीज़ें अगर आप कर सकते हो, 24 आवर सब कुछ आप चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो, ठीक है। सर्वर क्या है कि आपका पीसी और एट द एंड जो फेसबुक का होता है या इंस्टाग्राम के सर्वर्स होते हैं, वो भी क्या एक तरह सिस्टम होते हैं, वो जाहिर से छोटे छोटे सिस्टम नहीं होते, बड़े बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनके जो स्पेक्स होती है और मतलब हम लोग को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनकी तो कॉस्ट ही बहुत हाई रेंज की होती है जो भी है। तो वो भी आपको ये चीज़ें होती है। अब सर्वर जो है, अब सर्वर के अंदर क्या है, सर्वर के अंदर एट द एंड हमारे पास बैकएंड का हमारा कोड ही होता है। एट सर्वर जो है वो आपको बेसिकली एक सिस्टम ही है, ठीक है। आप बड़े बड़े, अगर मैं सर्वर्स की एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, सर्वर्स, हाँ इमेजेस, ये देखिए ये क्या आपके पास एक तरह से कंप्यूटर, आपके पीसी सीपीयूज वगैरह ये बहुत बड़े बड़े लगे हुए, ठीक है, ये देखिए कितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं, ठीक है। अब इन सर्वर्स के अंदर आपका एडजेंट क्या होगा, इनमें डेटा स्टोर होगा, इनका एडजेंट तो हमारा बैकएंड का कोड ही होगा, इनमें लॉजिक लिखी होगी, है ये मशीनें, बट इनके सर्वर के अंदर हम अपना क्या कर रहे होंगे, और ये सर्वर कहाँ होते हैं, ये क्लाउड पर होंगे, क्लाउड पर ये नहीं कि बादलों के ऊपर होंगे, ये फेसबुक के अंदर रखे हुए, और इनका जो डेटा है जो है वो इन लोगों ने क्लाउड पर रखा होता है, ठीक है। और जो इनके कोड वगैरह जो होता है, हम जो बैकएंड डिजाइन करते हैं, फेसबुक का भी कोई ना कोई बैकएंड होगा, ठीक है, फेसबुक का फ्रंट एंड भी है। अब उनको कहीं ना कहीं हमें डिप्लॉय तो करना है ना, होस्ट तो करना है। अगर मैं अपना एक वेबसाइट बनाता हूँ, वो मैं अपने पास लोकल रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको सिर्फ मैं अपने पीसी के ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ, पर अपनी वेबसाइट को दुनिया वालों के सामने लेकर आना, उनको लाइव करना, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट को लाइव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उनको डिप्लॉय होस्ट करने के लिए इसलिए हम कोई ना कोई सर्वर बाय कर रहे होते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लाउड पे कहीं ना कहीं होता है। अब फेसबुक वालों अपने सर्वर जाहिर से वो किसी को देते नहीं है, पर सर की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि आपका डिजिटल ओशन है, अमेजोन है, आपका हिरोकू है,
और भी बहुत सारे वर्सल है, बहुत सारे इस तरह के जो कि आपको इस तरह के बने बनाए सर्वर उनके बने होते हैं, वो सिर्फ आपको कॉस्ट आपसे लेते हैं कि आपको एक महीने की कॉस्ट आपको $2000 या $7000 या कुछ भी इस तरह की अमाउंट होती है उनकी। वो आपको बोलते हैं कि आप हमें ये अमाउंट दें और हम आपकी जो वेबसाइट है उसको हम होस्ट कर देंगे अपने सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, आज से पहले जब हमारे पास ये ऑनलाइन का एरा नहीं था, हमारे पास ये 4G इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो उससे हमारे पास क्या होता कि हम अपने लोकल मशीनों को ही सर्वर बना रहे होते थे, या फिर हमें पूरा का पूरा एक सर्वर परचेज बनाना पड़ता, उसके लिए हमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ कॉस्ट पहले लगानी पड़ती थी। हमें ये नहीं पता, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरा स्टार्टअप करने के दौरान मैंने एक स्टार्टअप किया, मैं एक क्लॉथ का मैंने एक स्टार्टअप किया, वहाँ पे मैं अपने शूज़ वगैरह और ये इस तरह की टी शर्ट्स और ट्राउज़र वगैरह की मैंने स्टार्टअप किया, और वहाँ पे मैं चाहे उसकी मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। अब वेबसाइट बनाने के लिए उसको मुझे कहीं ना कहीं लाइव करना पड़ेगा, तो आज से पहले मैं करना पड़ता, मैं पूरे सर्वर खुद से परचेज करना पड़ता पूरे का पूरा। ठीक है, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख तक पहुँच सकती थी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब अपने वो कॉस्ट लगा दी। अब आपने इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा भी दी, एडमिन आपको नहीं पता कि आपका स्टार्टअप चलेगा भी या नहीं चलेगा, बट आपने कॉस्ट लगा दी। अब अगर आपका कल को स्टार्टअप नहीं चलता तो आपको नुकसान होगा, सीधा सीधा कुछ भी नहीं। और ठीक है, बट आजकल हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, हमें झंझटों से बच सकते हैं, हमें कोई उसकी कन्फिगरेशन नहीं करनी पड़ती सर्वर की अपनी, हमें कोई उसकी रैम नहीं ला के सेट करनी पड़ती, हमें कोई उसका हार्डवेयर नहीं सेट करनी पड़ती, हमें कोई उसके प्रोसेसर वगैरह नहीं देखना पड़ता है कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा, कौन सा, ये सब चीज़ हमें नहीं देखनी पड़ी होती है। हम सिंपल जाते हैं डिजिटल ओशन पे या किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम जाते हैं, हम उनको कॉस्ट पे करते हैं, और कॉस्ट पे करने के बाद हमें वो इतने टाइम के लिए वो अपने सर्वर्स दे देते हैं। ठीक है, एक मतलब मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, मैं गया, मैंने कॉस्ट पे की, मुझे उन्होंने मेरी वेबसाइट को उठाया और अपने सर्वर पे उन्होंने होस्ट करवा दिया। हार्स गया, हार्स ने कुछ पे किया, उसको हार्स की वेबसाइट को उसने लाइव कर दिया आप अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो सर्वर सिंपल ये है। एट द सर्वर के ऊपर क्या होगा, जो आप उनको अपनी वेबसाइट दे रहे हो डिप्लॉय करने के लिए, अपना बैकएंड दे रहे हो, जो बैकएंड का कोड होगा, ठीक है, जिसको हम सर्वर बोले थे अभी। ठीक है, हम यहाँ पर ये सर्वर बोले थे, वो हमारा बैकएंड का कोड एक तरह से। मैं इसको यहाँ पे एडिट करूँ, यहाँ पर पता नहीं किस तरह होगा, यहाँ पर एडिट ये पे कर देते हैं, काम करता हूँ, इधर लिख दें बैकएंड। ठीक है, तो ये जो बैकएंड का कोड होगा, ठीक है, ये आपको किसी न किसी सर्वर पे आप डिप्लॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो बैकएंड का कोड भी किसी न किसी सर्वर के ऊपर जाएगा। अब इस सर्वर के ऊपर जाएगा तो बैकएंड का कोड तो लिखोगे ना एट द पीछे, सर्वर के ऊपर क्या रखा होगा, कुछ ना कुछ तो रखवाना है ना, या फ्रंट एंड का कोड होगा जो आपके यूआई का होगा, या बैकएंड का कोड होगा जिसमें सर्वर का सारा काम कर रहे होगे। ठीक है, तो सिंपल सर्वर या बैकएंड ये चीजें हैं। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। एनीवन? ये आप लोग एक तो रिस्पॉन्स नहीं करते ना, तो गुस्सा आता है कसम से। हाफिज साहब बोले लगे थे, बट हाफिज साहब फिर मुंह में ही सारे अल्फाज दिए। क्लियर है? नो सर। ठीक है, हाफिज साहब को भी आगे रिप्लाई। मास तो आई थिंक आज मीटिंग ज्वाइन करके ना सोए हुए साथ में। खैर, अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब हमने ये इतनी कहानी चलाई थी, किसके लिए चलाई थी? हमने चलाई थी अच्छा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा अगर सिंक्रोनस कोड होगा तो हमारा नीचे वाला कोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होगा कि सपोज कर लें अगर कोई इस लाइन ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन को टाइम लग रहा है कुछ, ठीक है, सपोज कर लो 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड लग रहे हैं, जो कि ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो वह करेगा, बोलेगा भाई आप जो है ना, आप काम जो अपना बैकएंड पे लेके चलते रहो। ठीक है, मैं आपकी वजह से नीचे वाले कोड को स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा उस कोड को, मतलब कि यहाँ पर नीचे अगर फैच ऑल प्रोडक्ट्स की एपीआई है तो मैं उसका कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ताकि जो बंदा, जिस बंदे ने इस एपीआई को कॉल की है, ठीक है, उसके पास उसका रिस्पॉन्स मिल जाए। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, उसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट का मतलब वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो उसको डिलीवर करूँ ना, मैं उसको ये तो नहीं बोलूँ कि पेंडिंग स्टेज पे रखूँ उसको। आगे हम अभी प्रोमिसेस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूँ, तो मैं उसकी वजह से भाई मैं नीचे वाले कोड को ये नहीं कि स्टॉप कर सकता हूँ, मैं अपना कोड नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आपका जब आप जब कंप्लीट कर लो, आपका सारा काम हो जाए, तब आप रिस्पॉन्स मुझे बता देना, मैं आगे रिस्पॉन्स को भेज दूंगा। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये आपका बेस्ट बिहेवियर होता है, इसको हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोल रहे होते हैं, जिससे हमारा किसी लाइन ऑफ कोड की वजह से बाकी हमारा कोड जो है ब्लॉक नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस में हमारे बहुत सारे तरीके हैं एसिंक्रोनस कोड करने के। हमारे पास कॉल बैक्स हैं, जो कि बहुत पुरानी अप्रोच है, जो कि नोट.जेएस में पहले पहले यूज होती थी, कॉल बैक्स। फिर हमारे पास प्रोमिसेस आए हैं। ठीक है, प्रोमिसेस में फिर हमारे पास दो तरीके से हम प्रोमिसेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। एक हमारे पास जेन कैच होता है। ठीक है, अब प्रोमिसेस क्या होते हैं, पहले अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आ गई, तो हमें ये चीज़ें तो देखनी है। सिंक्रोनस अभी जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं वो सिंक्रोनस है, लाइन बाय लाइन कोड की एग्जीक्यूशन। ठीक है, और अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ,
इवन कि हम लोग आप लोगों को पता हो शायद, तो हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ के आ भी चुके हैं थोड़ी सी, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ लॉग, किसी को याद है, कोई मुझे बता सकते हैं, रिमाइंड करवा सकते हैं? कोई नहीं रिमाइंड कर पाएगा, मुझे पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो बिफोर, हेलो आफ्टर, और इसके बीच में एक काम कर देता हूँ, सर टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि हम एक फेक वो बनाना चाह रहे हैं कि हमारा सर्वर एपीआई से रिस्पॉन्स आए, क्योंकि एपीआई से जब रिस्पॉन्स आता है उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ठीक है, तो हम उस तरह का फैक्ट लेके आना चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ टाइम लगा है, ठीक है। मैं अपने कोड को यहाँ पे, क्योंकि इस कोड को इस तरह समझना, एपीआई को हमने कॉल की, एपीआई को हमने रिक्वेस्ट की और उसके रिस्पॉन्स आने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, तो वो जो हम एक तरह से इस तरह का फेक वो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ताकि हमें कोड को थोड़ा टाइम लगे एक्सिक्यूट होने में। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ लॉग वर्ड लिख देता हूँ बीच में, ठीक है, सेव करता हूँ, ठीक है। और अब इसको जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को देखिए, खुदारा मुझे ये बता दीजिएगा कि ये सिंक्रोनस है या ये सिंक्रोनस है। ये देखिए क्या आउटपुट आया है, हेलो बिफोर, हेलो आफ्टर, और अब जाके आया वर्ल्ड। अब मुझे कोई ये बता दे कि ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, प्लीज। हरी अब मुझे सिंपल सा कोई ये बता दे कि ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का तो पता चल गया ना आप लोगों को, अगर पता चल गया तो फिर आप लोग इसका रिप्लाई देना चाहिए आप लोगों को। ये देखो मैं दोबारा रिफ्रेश किया, हेलो बिफोर आ गया, हेलो आफ्टर आ गया, और अब जाके वर्ड आया। तो ये क्या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी या ये सिंक्रोनस था? हारिस, मास, आप लोगों के माइक क्यों नहीं आज वर्क कर रहे? लिटरली इस तरह का अगर बिहेवियर रहता है, बिल्कुल पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा होता, बंदा खुद बोलता है एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस बिल्कुल ठीक है, ये सिंक्रोनस है। और ये सिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि इधर गया कोड, ये रहा, मैंने अभी आप लोगों को 5 लाइन 5 को किसी एग्जांपल दी थी, ठीक है, इससे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हेलो बिफोर के बाद फॉरन हेलो आफ्टर आ गया। अब क्योंकि इसको 5 सेकंड, ये 5000 का मतलब क्या है, 1000 इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका टाइम जा रहा होता है मिली सेकंड के अंदर जा रहा होता है, मिली, ये जो आपका टाइम जा रहा होता है टाइम इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। और आप लोगों को पता है एक सेकंड जो आपका होता है वो 1000 मिली सेकंड के इक्वल होता है, 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड, ठीक है, मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे 5000 है, तो 5 सेकंड है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जावास्क्रिप्ट हर लाइन ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टाइम अलॉट करता है उसको, उसने इसको कुछ टाइम दिया, माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड या नैनो सेकंड का, ये चल गया कोड, ठीक है, फॉर से एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कुछ इस तरह की परफॉर्म, इसमें कोई इस तरह की लॉजिकल काम हो भी नहीं रहा, सिंपल सा लॉग से कर दिया। उसके बाद इसने इसको देख लिया कि भाई यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो उसने वेट नहीं किया कि जब तक इसका वर्ड यहाँ मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा तब तक मैं नीचे हेलो वो आफ्टर नहीं प्रिंट करवाऊंगा। उसने हेलो बिफोर के फौरन बाद हेलो आफ्टर को प्रिंट करवा दिया, जब इसका रिस्पॉन्स आएगा उसने उस वर्ड को यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये भी जो हमने काम किया था, ये चीज़ भी जो है, ये भी आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। और ये देखो जो मैं कॉल बैक का बोला था ना, ये क्या है, ये एट दी एंड मैंने बोला था कि एक ऐसा फंक्शन, क्योंकि ये असाइड टाइम आउट का एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसके जब इसको कॉल कर रहे होते हैं और कॉल करते टाइम पे उसको हमको फंक्शन में पास कर रहे हो, तो जो फंक्शन उसके हम पास कर रहे होते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है, वो बस कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये देख लो ये कॉल बैक फंक्शन ही है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस को पहले जो तरीका उसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने का, वो हमारे पास क्या है, ये आपका कॉल बैक है, ठीक है। पहला तरीका जो हमारे पास कॉल बैक है वो हमने यहाँ पे देख भी लिया, और आगे हम नोट वगैरह पे काम करेंगे तो हम उसमें और भी हम देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं एसिंक्रोनस अगर लिखूँ यहाँ पर, सिंग CHRONOUS क्रोनस, स्पेलिंग गलत आई थी मेरी, ठीक है। तो उसमें आपके पास पहला और सबसे ओल्डर ओल्डर वे था, वो आपके पास क्या था, कॉल बैक, ठीक है। मतलब कि ये सिंपल क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा ना,
इसके अंदर का जो भी काम है ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे इसके लिए कोई अलग से मैं ये नहीं कर रहा कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इसको मैनुअली खुद से कोई कॉल दोबारा से कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, ये डेफिनेशन है, ये फंक्शन मैंने बना दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी कि कॉल उसको खुद ब खुद कर लेगा जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने सिर्फ टाइम दिया है। रियल टाइम सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, जब भी एपीआई से रिस्पॉन्स आ जाएगा उसका रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसके रिस्पॉन्स आने में सर्वर से। अब ये भी अच्छा, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप लोगों का जो सर्वर है, आप लोग एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि कल को आप लोग इंशाल्लाह आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपना कोड करेंगे, जो भी अपना बैकएंड सर्वर बनाएंगे, तो अब आप लोग अपना स्टार्टअप करते हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, पहले तो अपना चेक करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। आप इंडिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को करना चाह रहे हैं, जो भी है उसको देखते हुए आप जब भी अपना जो सर्वर लोगे, जो अपना होस्ट करोगे वेबसाइट को, आप वहाँ पे करोगे जहाँ पर आपकी ऑडियंस से नज़दीक हो, आपका सर्वर जो लोकेशन है वो नज़दीक हो। क्यों कि जितना नज़दीक होगा आपकी लोकेशन आपकी ऑडियंस से, मतलब कि सपोज करो आप इंडिया में कर रहे हो तो आपका सर्वर जो है वो आप मुंबई वगैरह में कहीं यहाँ पे आगे पीछे वहीं पे सर्वर करो, ठीक है। बाकी इसमें और भी लोड बैलेंसिंग वगैरह से भी बहुत एडवांस चीज़ें, वो तो आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे किस तरह हम लोग उसको कर रहे होते हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो टाइम आउट है, रिक्वेस्ट टाइम आउट टाइम जो है किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम को, वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, वो अगर टाइम मिला तो हम देखेंगे। अभी फिलहाल के मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप अपना जब सर्वर को डिप्लॉय करोगे तो आपने देखना है कि जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है आप सर्वर वहाँ पे डिप्लॉय करो, ठीक है। उससे फायदा होगा जितना आपका नज़दीक सर्वर होगा, आपका जब रिक्वेस्ट करोगे तब रिक्वेस्ट भी जल्दी जाएगी वहाँ पर, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी, जहाँ पे इंडिया में है तो इंडिया में रिस्पॉन्स उनको जल्दी मिलेगा। अगर आपने इंडिया में ऑडियंस पड़ी हुई और आपने कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में कहीं पर सर्वर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। और मजे की बात है अगर आपने पीटीसीएल का नेट लगाया हुआ है तो फिर तो और जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि बहुत स्लो आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, तो एक तरीका तो हमने देख लिया कॉल बैक, ठीक है। अब कॉल बैक क्या करते बोल रहे होते हैं भाई, सिंपल ये चीज़ है, इसकी ये डेफिनेशन थी, ये देखो ये मैंने एक सिंगल फंक्शन बनाया उसकी सिर्फ डिफाइन किया यहाँ पर, मैंने कहीं भी इसको कॉल नहीं किया। ये बोलता है कि भाई जब मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी ना, मेरा काम अंदर जो भी मैंने लॉजिक लिखी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं खुद ब खुद कॉल हो जाऊँगा, ठीक है। मुझे किसी को मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे कभी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया खुद से, ठीक है। अच्छा, तो पहला तो कॉल बैक आ गया। देन उसके बाद अब जो लेटेस्ट तरीका आया, जब अब हम कॉल बैक इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, हमारे पास क्या आ गया, प्रोमिसेस। प्रोमिसेस, ठीक है। और प्रोमिसेस को प्रोमिसेस हमारे पास आती है। प्रोमिसेस क्या होती है, प्रोमिसेस हम खुद भी बना सकते हैं और हमारे बनी बनाई प्रोमिसेस भी होती हैं। और प्रोमिसेस क्या होती है उसको भी हम देखते हैं। अब प्रोमिसेस को हम यूज कंज्यूम किस तरह, प्रॉमिस बनी हुई है उसको हम कंज्यूम किस तरह कर सकते हैं, उसको कंज्यूम करने के भी दो तरीके हैं। या तो एसिंग अवेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देन कैश को यूज़ कर सकते हो। अब देन कैश क्या होता है, प्रॉमिस ये एसिंग अवेट क्या होता है। देन कैश तो शायद आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे, शायद हमने ट्राई कैश यूज़ किया था, नहीं ट्राई कैश अलग है, देन कैश अलग है, ठीक है। देन कैश फाइनली जो भी है, फाइनली हटा दो, ये ऑप्शनल है, देन कैश हमारा काम हो जाता है। तो प्रोमिसेस और कॉल बैक्स, तो कॉल बैक्स तो हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोमिसेस को हम देखते हैं। उससे पहले हम लोग फेच को देखते हैं। पहले हम प्रोमिसेस को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। प्रोमिसेस क्या होती हैं, कोई मुझे बताएगा इन सिंपलर वर्ड प्रॉमिस क्या होता है। इसको प्रॉमिस से छोड़ दें, हटा दें, सिंपल रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर आपके डेली बेसिस के अंदर प्रॉमिस क्या होता है और प्रॉमिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। एनीवन, आयशा, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बाकी सब तो यहाँ पे सोते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं लोग। आयशा, सैफ आपका माइक आप बोलो बट आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही कुछ। जी अली प्लीज रिपीट करेंगे, एक्चुअली अचानक कोई गेस्ट आ गए थे तो मैं प्रॉमिस भागी अगर फिर हम वापस आई हूँ, देखें तो प्रॉमिस जो एस्केप हो गया। कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉमिस जो है इन सिंपलर वर्ड, अगर हम प्रॉमिस हट की भी बात करें, प्रॉमिस क्या होता है सिंपल, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रॉमिस की। सिंपल में इसकी उर्दू की मीनिंग बता दें मेरे को, मुझे कोई। प्रॉमिस बेसिकली कमिटमेंट होता है, वादा, प्रॉमिस, बिल्कुल ठीक है। और एक तरफ जो है ऑफर होता है, एक तरफ ऑफर होती है और दूसरी तरफ उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, बिल्कुल और ठीक उस है, चीज को कमिटमेंट में लाने का नाम था। ठीक है। अच्छा अब इसमें प्रॉमिस में 2 से 3 सिनेरियो भी हो सकते हैं, और वो सिनेरियोज क्या होते हैं फिर उसको भी देख लेते हैं। प्रॉमिस के बाद 3 सिनेरियो होते हैं। एक तो होता है प्रॉमिस की एक्सेप्टेंस, कि मैंने इसे प्रॉमिस किया, मैंने ऑफर किया, अगले बंदे ने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने मेरे प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, ठीक है। एक स्टेज तो ये आ गई। एक स्टेज होती है मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है, कि मैं आपको आपकी जो पैसे, मैंने पैसे लिए किससे, मैंने अपने सैफ से पैसे ले लिए 500 रुपये,
और मैंने इसको बोला कि मैं 3 मंथ्स बाद आपको लौटा दूंगा, ठीक है। अब 3 मंथ्स के टाइम पीरियड तक मेरा जो प्रॉमिस की स्टेज होगी वो होगी मेरी पेंडिंग स्टेज, क्योंकि अभी तो मेरे को उसके कोई डिसीजन नहीं आया ना, वो फुलफिल हुआ अभी तक, और ना ही वो क्या हुआ है, वो फेल हुआ है, मतलब फेलियर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे 3 मंथ्स के टाइम पीरियड तक उसकी स्टेज जो होगी वो होगी पेंडिंग स्टेज, PENDING, पेंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब 3 महीने के बाद, अब 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद अगर तो मैंने उसको पैसे दे दिए जो मैंने उसे प्रॉमिस किया था सैफ से, मैं 3 मंथ्स बाद आपको पैसा आपको लौटा दूंगा, ठीक है। अगर तो मैं उसको 500 रुपीज़ लौटा दिए तो वो मेरा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, मतलब मैंने उसको सक्सेसफुल अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया। बट अगर मैंने उसमें डंडी मार दी, मैं बोला मैं नहीं दे रहा पैसे, या मैं आगे उसको दोबारा से बोलता हूँ कि मैं आपको अगले 5 महीने बाद दे दूंगा, तो अब मेरा प्रॉमिस क्या होगा, एक तरह से फेल हो चुका है, ठीक है। ऑल्दो उसके बाद मैंने एक नया प्रॉमिस क्रिएट किया, उससे प्रॉमिस नया उससे किया, जी, बट पिछले प्रॉमिस प्रॉमिस का जो मैंने, ब्रीच हो जाएगा फिर। हाँ, उसको पिछले प्रॉमिस का जो मेरा रिजल्ट था वो मैं इसको फेल कर चुका हूँ, वो मैं इसको ब्रेक कर दिया उस प्रॉमिस को। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं प्रॉमिसेस की, एक हमारे पास है सक्सेस, एक हमारे पास है फेलियर, एक हमारे पास है पेंडिंग। तो वो जो 3 स्टेजेस हैं प्रॉमिसेस की, वही 3 प्रॉमिसेस की स्टेज को हम यहाँ पे लेके आते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चल लूँ और जाके प्रॉमिसेस लिखूँ, प्रॉमिसेस इन जावास्क्रिप्ट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आई प्रॉमिस अ रिजल्ट, ठीक है, प्रोड्यूस कोड, अ कोड दैट कैन टेक सम टाइम, ठीक है। अब प्रॉमिस मैंने की है तो उसको ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब ये तो नहीं कि मैंने अभी प्रॉमिस किया और मैं उसको प्रॉमिस को फुलफिल या एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी इस तरह नहीं है। 100 या 99% चांसेस है कि कुछ ना कुछ टाइम लगे, वो बेशक वो 1 मिनट का टाइम ले, बेशक वो 1 सेकंड का टाइम ले, तो प्रॉमिस हम करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो वो लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो JS एसिंक्रोनस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉल बैक्स हैं, प्रॉमिसेस हैं और इसी का वेट भी है। मैं यहाँ पे कॉल बैक पे चले उसको देख भी लेते हैं। आई विल कॉल बैक लेटर, ठीक है। अगर कॉल बैक से हम बात करें तो इसको हम इसकी डेफिनेशन देख लिए थोड़ा और क्लियर करने के लिए। आई विल कॉल बैक लेटर, कब मैं कॉल बैक करूंगा, जब मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया था। दिस टेक्निक अलाउज द फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन, ठीक है। ये करता है, ये फंक्शन अलाउ करता है टू कॉल अनदर फंक्शन, ठीक है, जो हमने देखा। और कॉल फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश, ठीक है। कॉल फंक्शन कब रन होगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तब आपका ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। सेट टाइम वाला फंक्शन कब चलेगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी अंदर वाले फंक्शन, ठीक है। फंक्शन सीक्वेंस, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, जो भी ऐसे हम पढ़ चुके हैं, हम इस पे नहीं जा रहे, ठीक है, ये तो सबको ही आ गया। इसको हम लोग, इसको आप चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो, मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। कॉल बैक एक काम करता हूँ, इसका मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग चाहो तो इसको रीड आउट कर लो फर्दर, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। बाकी मैं अपने इसको समराइज करके बता चुका हूँ, अगर थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो पढ़ सकते हो वहाँ से। उसके बाद हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे आते हैं। आई विल फिनिश लेटर, ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद काम फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शंस आर कॉल्ड एसिंक्रोनस, ठीक है। देखो फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि मेरा एक फंक्शन चल रहा है, सपोज करो मैं, जैसे आप ऊपर एग्जांपल दी थी ना, मैं लाइन नंबर 5 फंक्शन था वो चल रहा है, पर उसके पैरेलली मेरा एक और फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है कि एक चीज आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके साथ साथ पैरेलली दूसरी चीज भी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। इसके अगर सिंक्रोनस कोड की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, सीरीज की तरह चल रहा होता है। सीरीज का मतलब क्या है, पैरेलल और सीरीज की मैं एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं, पैरेलल वर्सेस सीरीज। सर्किट से समझाता हूं आप लोगों को। वैसे ये देखो, इसकी एग्जांपल से मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो आप लोगों के पास, ये आपके पास है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, ये देखिए, ये R1 वाला रजिस्टर जो है आपके पास, ये अलग से चल रहा है, ये अलग से एग्जीक्यूशन हो रही है, कोई भी इससे लिंक नहीं है। ये नहीं कि ये सेम यही काम हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर भी है, ये कोड अलग से चल रहा होगा, ये कोड अलग से चल रहा होगा, ठीक है। बट सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब तक यहाँ से पास नहीं होगा, ये चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तब तक ये R2 वाला रजिस्टर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो सीरीज में हमारे पास सिंक्रोनस कोड था, बस सिंक्रोनस कोड का मतलब क्या है, लाइन 1 का कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारे पास लाइन 3 या लाइन 5 का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारे पास सिंक्रोनस कोड था, ये हमारे पास एसिंक्रोनस कोड था। और इसी एग्जांपल में यहाँ पे जिस तरह उन्होंने बोला था कि फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शंस आर कॉल्ड एसिंक्रोनस, मतलब एक फंक्शन जो है पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा हो और चल रहा हो दूसरे फंक्शन के साथ, तो ये आपके पास एक एसिंक्रोनस कोड है। गुड एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट इज सेट टाइम आउट, जिसका मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है।
asynchronous यहाँ से the examples used in the previous chapter is a very simplified, जो भी है इसको हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। हम आते हैं promises के ऊपर, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई confusion तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अब promise a result, I promise a result, produce code is code that take some time, ठीक है, क्वेश्चन कोड जो टाइम ले रहा हो, कंज्यूमिंग कोड इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर रिजल्ट, ठीक है। अब प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस सिंपल सा ये जो कि या तो लिंक कर रहा हो किसी से, या तो कोड को प्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब कोड क्रिएट कर रहा हो, प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हो, और साथ उस प्रॉमिस को क्या कर रहा हो, कंज्यूम भी कर रहा हो, ठीक है। दो चीजें कर रहा होगा प्रॉमिस, ठीक है। एक तो प्रॉमिस की क्रिएशन होती है, प्रॉमिस बनाना मतलब कोड प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग कोड जो है वो सिंपल ये है कि एक चीज तो क्या है, हम अपनी प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस वादा कर रहा हूँ, ठीक है। और देन कंज्यूमिंग कोड का मतलब क्या है, मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ, या पूरा कर रहा हूँ, या मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, या मैं उसको पेंडिंग स्टेज में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर में ये आगे जावा से प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, तो प्रॉमिस कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा होता है। अभी हम खुद का प्रॉमिस क्रिएट नहीं करेंगे, अभी मैं इसको सिंटेक्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सिंपल न्यू कीवर्ड लगाते हो, अभी प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ जावा में, प्रॉमिस किस तरह क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अभी इसका सिंटेक्स आप देखते हैं, बाकी हम लोग अभी देखिए प्रॉमिस क्रिएट करना सिंपल, आप इस तरह बोल रहे हैं कि 70-80% आप लोग जो है ना बने बने प्रॉमिस को यूटिलाइज कर रहे होते हो, सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे होते हो, आप प्रॉमिस क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, और लोग आपको कभी कोई नीड ना पड़ जाए तब तक, ठीक है। इवन कि आप डेटाबेस में जाओगे, डेटाबेस पढ़ोगे, तो डेटाबेस में आपको प्रॉमिस बने बनाए मिलेंगे, आप उसको कंज्यूम कर रहे होगे, ठीक है। इवन कि अभी हम फैच एपीआई को यूज करेंगे, तो फैच एपीआई खुद एक प्रॉमिस है, हम उसको कॉल करेंगे, हम उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब सिर्फ मैं छोटा सा बताता हूँ, जब हम प्रॉमिस क्रिएट करेंगे फ्यूचर तो हम इसको और डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल सिंपल हम प्रॉमिस किस तरह क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड लगाते हैं, देन प्रॉमिस का कीवर्ड आता है, सेम इस तरह रहेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अंदर आपके पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आता है, ये देखो यहाँ तक, ये आपका क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। ये आपका नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन कीवर्ड वाला भी, और रेगुलर फंक्शन, ये आपका एरो फंक्शन भी हो सकता है, एनॉर्मस एरो फंक्शन भी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आप लोगों को। ठीक है, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, खुद इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं दोबारा से खुद से क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ लेट प्रॉमिस, ये काम करते हटाते हैं, पहले हम लिखते हैं न्यू कीवर्ड, फिर हम लिखते हैं प्रॉमिस, PROMISE प्रॉमिस। तो ये देखो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है आपका, कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करते हो, फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी क्लास वगैरह होगी प्रॉमिस की, ये हम जब उप वगैरह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी बने बनाए ये प्रॉमिस आ गया। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हम कॉल बैक फंक्शन डाले होते हैं, या तो हम ये सिंपल एरो फंक्शन भी डाल सकते हैं इस तरह करके, ठीक है, एनॉर्मस एरो फंक्शन इस तरह से, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट होते हैं इस फंक्शन के अंदर, या तो होता है हमारा रिजॉल्व, ठीक है, या होता है हमारा रिजेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रॉमिस की दो सीरीज होती है, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व का मतलब कि सक्सेसफुल रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा मतलब फेलियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो सिंटेक्स ये है इसका नॉर्मल एरो फंक्शन के साथ, और एक सिंटेक्स क्या है, एक सिंटेक्स इसका ये वाला है, आप सिंपल एरो फंक्शन भी अपना नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हो। और एक और सिंटेक्स भी है, वो भी आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कि आप यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रॉमिस PROMISE प्रॉमिस, कॉल बैक लिख देता हूँ इसको, क्योंकि कॉल बैक ही होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर मैं पास करूँगा इसको, तो ये कॉल बैक होगा। और इसको मैं कर देता हूँ रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है, और ये मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और इस इधर मुझे लगाना पड़ेगा इक्वल टू, फॉर्मेट करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके इसमें मैं प्रॉमिस कॉल बैक, ठीक है। एक तरीका ये भी है, ठीक है, और एक और तरीका ये है, कौन सा वाला है, और एक और तरीका क्या है कि प्रॉमिस कॉल बैक FN लिख देता हूँ, FN फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म, और इसको प्रॉमिस कॉल बैक एरो कर देता हूँ, एरो फंक्शन के साथ, ठीक है, AR कर देता हूँ एरो, पूरा लिख देता हूँ एरो फंक्शन, एरो, और यहाँ पे सिंपल रेगुलर लिख देता हूँ, ये रेगुलर फंक्शन है, REGULAR, ठीक है, रेगुलर। तो रेगुलर फंक्शन आपका इस तरह नहीं बनता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें आपका ये भी नहीं यूज हो रहा होता। तो ये जो है इसमें ये वाला चीज पास कर देता हूँ, और इस वाले में ये वाला पास करता हूँ। ये चार तरीकों से आप कर सकते हो, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में मुझे जो बेस्ट लग रहा होता है, मुझे ये वाला तरीका बेस्ट लग रहा होता है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप किस तरह भी यूज करना चाहो, ठीक है।
अच्छा, तो ये मैंने प्रॉमिस बना लिया। अब ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने वेरिएशन बता दिया किस तरह कर सकते हो इसको, ठीक है, आप देख लेना। अब इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। कॉस्ट प्रॉमिस कर देते हैं, PROMIS प्रॉमिस, ऐसी प्रॉमिस, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिजॉल्व आपका क्या देखो, आप और से देखो तो ये आपका रिजॉल्व जो है येलो कलर से है। जब भी येलो कलर का मतलब ये फंक्शन है, ये मेथड है, तो रिजॉल्व लिखता हूँ, रिजॉल्व, ठीक है। और रिजॉल्व में लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और अभी आप लोगों को शायद पर्पज इतना यूज क्लियर ना हो रहा हो, पर फिलहाल अब इसको बस सिर्फ समझें। रिजेक्ट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ वर्ड, ठीक है। और इतना कर दिया तो ये मैंने एक सक्सेसफुल, मैंने अपना एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये तो कुछ रिजॉल्व में जब आपको कोई चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो जाए तो रिजॉल्व करने जाएगी। अगर कोई रिजेक्शन आ जाती है तो आप यहाँ पे लिखता हूँ हेयर इज योर रिक्वेस्टेड डेटा, ठीक है। हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कोई, तभी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। और रिजेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, रिजेक्टेड ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू फॉर्मेट, ओके। अब इस प्रॉमिस को मैंने बना लिया, इस प्रॉमिस को मैं यूज किस तरह करूंगा, तो प्रॉमिस को यूज करने के लिए आपको सिंपल करना, प्रॉमिस लिखना अपना, प्रॉमिस डॉट करेंगे। अब जब भी आप किसी वेरिएबल के बाद अगर आप डॉट लिख रहे हैं और डॉट के बाद अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं, देन क्या है फाइनली, इसका मतलब कि वो आपका जो है वो प्रॉमिस है, वो वेरिएबल जो है वो आपका प्रॉमिस है। और इसका हम देख भी सकते हैं ये हमारा प्रॉमिस है। अगर मैं इसके बाद इसके ऑपोजिट में कुछ लिखता हूँ नेम, आप कोई भी अपना जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कोई भी लिख लें, डेटा टाइप लिख लें, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरे, कुछ भी, तो आप उसके अंदर ये चीज़ नहीं देखेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ, नेम मैं डॉट कर रहा हूँ, नहीं सिंपल इसमें देखो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एज में करता हूँ 20, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कॉस्ट एज 20, और यहाँ पर मैं करता हूँ एज के अंदर करके दिखाता हूँ आपको एज, मैं एज के बाद लिखता हूँ डॉट। तो आप देखो यहाँ पर क्योंकि एज नंबर था, नंबर से रिलेटेड उसके फंक्शन या मेथड मिल रहे हैं, बट आपको प्रॉमिस वाली चीज़ें नहीं मिल रही, देन कैच और फाइनली, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके बाद आप डॉट लगाओ और वो आपको क्या मिल रहा हो, वो आपको ये चीज़ें शो करवा रहा हो, तो इसका मतलब कोई प्रॉमिस है, ठीक है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व किस तरह करना है, आप लिखोगे देन आपका क्या है, कॉल बैक फंक्शन होता है। देन आपका क्या है, आप इस किस तरह यूज करोगे इसको, आप लिखोगे देन, और देन क्या आप पैरेंथेसिस लगाओगे, देन आप यहाँ पे आके अपना कॉल बैक फंक्शन डालोगे। यहाँ पे मैं लॉग लिख देता हूँ, लॉग, इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। और देन के बाद फिर डॉट, आपने डॉट इसके फॉर्म बाद लगाना है, डॉट कैच, ठीक है। देन जहां पे एंड उसी के फॉर्म में आपने कैच लगाना है, और कैच के अंदर भी आप लिखोगे इस तरह आप लिखोगे और आपको यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर दूँ फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है देन में, आप अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको मिलता है जो रिजॉल्व वो पार्ट है, जो भी आपका रिजॉल्व वो पार्ट होता है वो आपको क्या मिलता है इस डेटा के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी चीज़ भेजोगे वो आपको डेटा के अंदर मिल जाएगी जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। इसको मैं लॉक करवा के दिखाऊँ आपको, तो ये आपको देखो यहाँ पर डेटा में मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ डेटा, और साथ में इसका मैं प्रीफिक्स भी लगा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा वाला लॉग आपको दिखाए। यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में खुद ही आ गया, और इधर जो आपको मिलेगा, इधर आपको मिलेगा एरर, जो भी रिजेक्शन की सूरत में आपको मिल रहा होगा वो आपको एरर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं लॉक करवा देता हूँ एरर को, इसका प्रीफिक्स भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। और अब हम चलते हैं, हमें देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिला, हमें आउटपुट में क्या मिला। ये देखो डेटा हेयर इज योर रिक्वेस्टेड डेटा, ठीक है। डेटा आपको प्रीफिक्स आ गया, और ये देखो हेयर इज योर रिक्वेस्टेड डेटा, क्योंकि हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल हो गया। अभी इस तरह के हमने कोई कोड में इस तरह की चीज़ लिखी नहीं है जो कि रिजेक्ट वाले को काम करे, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉमिस को क्रिएट करने का और प्रॉमिस को कंज्यूम करने का तरीका है,
ठीक है। अब सिंपल आखिरी चीज़ जो हमने फैच का बोला था कि हम देखेंगे, फैच आपको एक बना बनाया प्रॉमिस है, और फैच में हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने एपीआई रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पे जब प्रॉमिस कॉल करते हो आप कुछ ना कुछ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी पास कर सकता था आर्ग्यूमेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको फैच के अंदर जो मैंने अपने ये मेरा प्रॉमिस था, इस जिस तरह ये मेरे पास ये प्रॉमिस था, प्रॉमिस वाला, इसमें ये मेरा प्रॉमिस एक वेरिएबल था, मैं इसको फंक्शन नहीं बनाया था जो मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ। ये जो फैच है ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जिसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना एपीआई का एंडपॉइंट पास कर दिया, जो कि मैंने एपीआई जेसन प्लेसहोल्डर वाली आप लोगों को बताई थी। देन मैं आगे लिखता हूँ देन, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रॉमिस है, इसको रिजॉल्व भी करना है, तो ये सिंपल मैं ये वाला पार्ट लिख लेता हूँ, पूरा पूरा मैं यही कॉपी करता हूँ, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर वाले जो मैंने अपने प्रॉमिस बनाया था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं चलता हूँ अपने, और मैं इस पर काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके टू डूज जो है ना, टू डूज नहीं करता, सिर्फ इतना लिखता हूँ। और ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, ये भी मैं दिखा देता हूँ। जेसन प्लेसहोल्डर में आप जाओगे तो आपको इस तरह के मल्टीपल एपीआईज मिल जाएंगी, मल्टीपल एंडपॉइंट मिलेंगे। इसमें कुछ ना कुछ आपको देखो, अगर आपको 100 पोस्ट देखनी है, मतलब 100 पोस्ट का डेटा चाहिए, तो आप इस वाले एंड पॉइंट को लिखोगे, पीछे जो आपका प्रीफिक्स होगा वो आपका यहाँ तक सेम होगा, इतना जो आपका कोड है सेम होगा, स्लैश पोस्ट, इसके पोस्ट के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, कमेंट्स के लिए स्लैश कमेंट स्लैश एल्बम स्लैश फोटो स्लैश टू डू स्लैश यूजर्स, ये देखो स्लैश पोस्ट। तो आपको इस तरह का कुछ ये मैंने एक्सटेंशन की हुई है जेसन के नाम से। तो ये आपको पूरा का पूरा 100 का, देखो 100 आइटम से 100 का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहा है, मतलब 100 आपको पोस्ट का डेटा मिल रहा है। इस तरह मैं अगर दूसरी एंड पॉइंट में जाता हूँ तो कमेंट्स वाले पे, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ अगेन मेरे ख्याल से 500 कमेंट्स का डेटा मिल रहा है, 500 कमेंट का डेटा मिल रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे और भी एंड पॉइंट्स हैं। तो मैं सिंपल सा भी किस्सा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी पोस्ट वाले एंड पॉइंट का, वेयर इज पोस्ट, पोस्ट का चले गई, ये रिपोर्ट। तो मैं इस वाले एंड पॉइंट को कॉपी करूँगा इस कीवर्ड को, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे ये जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। तो इस एपीआई को मैंने कॉपी किया, और टू डूज के बजाय मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट। मैं टू डूज नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं पोस्ट देखना चाह रहा हूँ। सेव करता हूँ इसको, ओहो इसके ऊपर ही कर दिया इसने। ये मैंने इतना किया, मैं सेव करता हूँ, बस 1 से 2 मिनट में मुझे इसको एंड करें हम लोग, मैं आपको बस आउटपुट दिखा दूँ उसका। वेयर आउटपुट, ये रहा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर F12, जल्दी है तो अब शुक्र आ गया, आगे चला भी गया। कम ऑन, ठीक है, शुक्र है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग नेटवर्क टाइम में देखेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपका ये रिक्वेस्ट भी गई है। अगर आप ऑल को ओपन कर लें तो ऑल में आपको सबको रिक्वेस्ट दिख रही होंगी। मैं इसको ओपन बड़ा कर देता हूँ उसको, तो आपको सब रिक्वेस्ट दिख रही होंगी, जिसमें और बहुत सारी रिक्वेस्ट गई हैं, बट हमें किससे कंसर्न है, हमें ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट से, क्योंकि फैच हमारा से क्या है, ठीक है। तो मैं इसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ, तो फैच वाले सिर्फ रिक्वेस्ट में नजर आएंगे। इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं आपका, इसके हेडर्स में आप देखो पूरा एंड पॉइंट वही गया है जो मैंने यहाँ से कॉल किया था। मेथड इसका गेट है, ये गेट मेथड क्या होता है, अभी हम सिर्फ गेट करें डेटा को, ठीक है। स्टेटस कोड का 200 में सक्सेसफुल आपके पास रिस्पॉन्स आ चुका है। प्रीव्यू में देखें आपको, तो आप लोगों को वही सेम चीज़ जो कि आप लोगों को कहाँ मिली थी, ये पोस्ट मिली थी, वही सेम चीज़ आपको जो डेटा था वो आपको कहाँ मिल गया है, वो आप लोगों को डेटा यहाँ पे मिल रहा है प्रीव्यू के अंदर। देख लो 100 आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको जो है रिस्पॉन्स में मिल रहा है, ठीक है। 99 इसका मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ, तो 99 मतलब 100 होगी पोस्ट। अब इसी को मैं आउटपुट में आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया, कंसोल में जाते हैं, और कंसोल में आके डेटा में चेक करते हैं, तो डेटा में अभी जो है ना आपको ये कुछ इस तरह का मिल रहा है, मतलब हमें वो सही चीज़ नहीं मिली। देखिए आपका जो रिस्पॉन्स आता है जब भी आप फैच को यूज़ करते हो, तो आपको जो रिस्पॉन्स आता है वो आपका जेसन में आ रहा होता है, ठीक है। अब जेसन में आ रहा होता है, तो जेसन में आने का मतलब क्या है कि हम उसको पहले पार्स करते हैं, वरना अगर हम पार्स नहीं करेंगे ना, तो हमें वो जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह की चीज़ मिल रही होगी, ठीक है, जिसमें हमें मिल रहा है कि हेडर्स क्या है, रीडायरेक्ट है, सब कुछ उसका जिस कीवर्ड में हमने हिट किया वो सब चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे डेटा मिले, ये चीज़ ना मिले, तो मैं करूँगा, इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास जेसन आया था, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जेसन, ठीक है। और देन उसके बाद सिंपल डॉट करके देन आप एक और चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंजिंग करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक दिन के साथ दूसरे दिन को, मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास जो भी आपके पास आया
जो भी आपका फर्स्ट दिन से आपको रिटर्न करोगे, आप लोग जो भी चीज़ फर्स्ट दिन से आप रिटर्न करोगे वो आप लोगों को देन सेकंड दिन के अंदर आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ कैसे मिलेगी, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर जो चीज़ है, ये जो फर्स्ट आपका दिन था, अगर आपके मल्टीपल दिन है तो फर्स्ट दिन में आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर रिजॉल्व में मिल रही होगी। ठीक है, देन सेकंड दिन में अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो जो आप फर्स्ट दिन से आपको रिटर्न करवाओगे वो आपको यहाँ पर सेकंड दिन के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ मैं कर देता हूँ डेटा, और उसके बाद इसके बाद यहाँ पर ये लॉग, और लॉग के अंदर जाके मैं सिंपल लिख देता हूँ लॉग में डेटा, और डेटा के अंदर में जाके इसको साथ में इसको हम कर देते हैं डेटा नहीं, इसको पोस्ट ही मेरे पास, मैं पोस्ट लिख देता हूँ उसको ताकि मीनिंगफुल सा रह जाए नाम। आप कुछ भी नाम यहाँ लिख सकते हो, मैं यहाँ प्रीफिक्स भी डालता हूँ पोस्ट का। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, अभी भी आप लोग देखेंगे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट अनडिफाइंड मिल रही है, जेसन तो आपको मिल गया जो इस लॉग इस वाले लॉग में आपने किया था, पहले आपने इसमें किया था वो तो आपको जेसन मिल रहा है, बट आपको ये भी अभी भी अनडिफाइंड मिला। क्यों? क्योंकि मैंने इस फर्स्ट दिन से कोई चीज़ रिटर्न ही नहीं करवाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न, और देन मैं क्या लिखूंगा सिंपल सा यहाँ पर जेसन डॉट जेसन, जेसन डॉट जेसन। अब ये नाम मैंने थोड़ा सा इस तरह कर दिया, मैं काम करता हूँ उसको नाम को थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मैं जेसन लिखूंगा और इसको मैं यहाँ पे ये मेरा फंक्शन इसको कॉल करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स आया था ना यहाँ से। ठीक है, एपीआई का मेरा रिस्पॉन्स आया था तो उसको मैं रिस्पॉन्स वेरिएबल में रख देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स, अब उस रिस्पॉन्स को मैं क्या करूँ, इसको पार्स कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स आएगा जो भी इस वेरिएबल में मुझे मिल रहा होगा उसको मैं कर दूँगा डॉट जेसन। ठीक है, अब ये जो है जो भी पार्स हुआ डेटा होगा ये मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, तो ये जो पार्स किया डेटा, क्योंकि उसको पार्सने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये अगेन आपके एसिंक्रोनस है, तो उसके लिए फिर मैंने एक और देन लगाया। ठीक है, और उस देन में मुझे पोस्ट क्या है वो पोस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और दैट्स इट, ये आपके 100 पोस्ट। ठीक है, और ये अगेन अगेन आपके पास ये क्या है, सिंपल सा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी आईडी टाइटल यूजर आईडी, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछना, नहीं तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। हरी अब वैसे भी 9 मिनट रह गए, जल्दी। नो क्वेश्चन, नो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आयशा, हाफिज साहब, फैजान, हारिस। सर ये जो आपने जेसन बनाया है इसको हमें वो अलग से बनाना पड़ेगा ना इसके लिए? क्या मतलब क्या अलग से बनाना पड़ेगा जेसन? आप क्यों बनाओगे? आपने आपने जब एक एपीआई को कॉल किया है, ये जो मुझे जेसन हाँ चाहिए, ये एपीआई क्या है, ये मेरे सर्वर पे मैंने इसको समझ लो कि मेरे सर्वर है, ये जो एंड पॉइंट अभी मैं जेसन पे सर्वर को यूज कर रहा हूँ, इन फ्यूचर हम अपने अपना जो हमारा कस्टम सर्वर होगा जब हम नोड वगैरह पढ़ेंगे उस पर हमारा अपना सर्वर होगा, उसके ऊपर से हम अपने एपीआई का जो भी हमारे पास राउट होगा, जो सपोज कर लें प्रोडक्ट्स का राउट है जहाँ हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट को कॉल किया, मैं मेरे सर्वर के ऊपर सारे का सारा कोड पड़ा होगा। ठीक है, मैंने उस एंड पॉइंट को कॉल किया, उस एंड पॉइंट ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ये पूरा का पूरा ये पोस्ट वाला डेटा रिटर्न कर दिया, ये वाला। बस, तो मुझे अलग से बनाना क्यों पड़ेगा, ये तो मेरे पास बना बनाया मुझे मिल गया ना, तभी तो मैंने जेसन पेट्रोल वाली एपीआई को यूज़ किया है। अगर मुझे खुद से बनाना पड़ता तो मुझे उसके लिए अपना अलग से सर्वर खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं बनाएंगे, जब हम आगे कोड अपना अपना जावा से कंप्लीट करेंगे, रैक कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम नोट के ऊपर जाएंगे, तब हम अपनी एपीआई बनाएंगे। अभी फिलहाल मैंने जेसन प्लेस होल्डर वाली एपीआई को यूज़ किया है, और सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पर ये मेथड जो है वो गेट वाला यूज़ होगा। ठीक है, फैच डॉट करता हूँ, और डॉट करने के बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर ही आपके पास। ठीक है, उसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अभी मैंने मैसेज वगैरह नहीं बताया, यहाँ पर गेट पोस्ट पुश पोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एसी का वेट के थ्रू भी इस प्रोमिस को हैंडल कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं है। फैजान, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर? जी सर। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास में भी वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।